हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। एक बार कंफर्म करेंगे सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। चलो भाई, तो स्टार्ट करें। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, लेक्चर नंबर 7th, कार्बन व उसके यौगिक। ठीक है, तो हम कार्बन की अगर बात करें, सब क्लियर है। सर, बाल बच्चों के साथ संडे मनाने लगे क्या? आपको पाप लगेगा जो संडे के दिन भी क्लास ले रहे हो। अच्छा, क्योंकि अगर हम संडे को क्लास लेते हैं तो फिर मंडे को छुट्टी करते हैं, इसलिए पाप जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा मेरा, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बन कितना प्रेजेंट है हमारे अर्थ की क्रस्ट में और हमारे एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, 0.036% है हमारे एटमॉस्फेयर में। वहीं अगर हम अर्थ की क्रस्ट में बात करें तो हमारे अर्थ की क्रस्ट में जो पाया जाता है अमाउंट ऑफ कार्बन, दैट इज 0.025%। ठीक है, कितना क्रस्ट पाया जाता है? 0.025%। इज दैट क्लियर कि कार्बन है कितना हमारे आसपास। एक तो अर्थ की क्रस्ट पढ़ा है, ज्योग्राफी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्रस्ट क्या होता है? क्रस्ट होता है हमारी अर्थ की जो 3 लेयर होती हैं, उसका सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट सबसे टॉप मोस्ट होती है, मैंटल बीच वाली होती है, एंड कोर सबसे अंदर वाली होती है। क्या? लेयर। ठीक, तो उसमें 0.025 हमें देखने को मिलता है परसेंटेज के टर्म्स में कार्बन। अब बात ये आती है कि दो बेसिक फीचर्स क्या हैं कार्बन के। बात ये आती है कि ये कार्बन में इतना इंपॉर्टेंट क्या है। इतने सारे हमारे एलिमेंट हैं, रफली जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी थी तो 118 एलिमेंट्स हैं, अभी तो और ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन चलो मान लेते हैं 118 एलिमेंट्स हैं। अब ये जो 118 एलिमेंट्स हैं, इनमें ऐसा कार्बन में ऐसा क्या है जो बाकियों में नहीं है? कुछ तो होगा कार्बन के पास जो बाकियों के पास नहीं होगा। तो एक्चुअल में कार्बन के पास दो चीज़ें हैं। एक तो कैटिनेशन पहला है। कैटिनेशन को हिंदी में श्रृंखलन बोलते हैं। ये वो यूनिक एबिलिटी है कार्बन की जहां पर वो अपने ही भाई बंधुओं के साथ, यानी कार्बन के साथ लंबी लंबी चेन्स बना लेता है बॉन्डिंग करके। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। No other element exhibit catenation property as much as carbon. What is the reason? रीज़न क्या है कि बाकी लोग क्यों कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं एग्जिबिट कर पाते हैं? तो उसके पीछे का रीज़न है, दो रीज़न है उसके भी। वो है कार्बन का, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कमेंट करके जल्दी सभी लोग बताएंगे। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 12 इसका एटॉमिक मास है। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 6 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2। पहली के शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और के के बाद कौन सी शेल आती है? एल शेल, जिसमें कि 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके, दैट इज 4। अब हमने तो ये पढ़ा था कि सबको अपना अट्ठा मारना होता है। अट्ठा मारना होता है मतलब अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी होती है। अब ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होती है? 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको वैलेंस शेल में रखने होते हैं। अगर हैं तो आपको जीवन में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके पुश्तों से, मतलब आपके बाप दादाओं से आपको इतना मिला है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कौन सी फैमिली है? ये है हमारी फैमिली जिसमें हेमा, नेहा, करीना और ये जीती रहना आती हैं। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इनका पहले ही ऑक्टेट कंप्लीट है, इनको कुछ नहीं करना। लेकिन बाकी लोगों को तो करना पड़ेगा ना। सिर्फ एक ही ग्रुप तो है, सिर्फ कुछ ही लोग तो हैं हमारी सोसाइटी में जिनको कुछ नहीं करना। बाकी सबको अपनी फाइट मारनी है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को देना है, किसी को लेना है। अब हमने ये पढ़ा था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो दे देता है क्योंकि उसके लिए देना आसान है। जिसके पास 5 है, जिसके पास 6 हैं, जिसके पास 7 हैं, तो वो ले लेता है। ये 1 दे देगा, 2 दे देगा, ये 3 दे देगा। ये 1 ले लेगा, ये 2 ले लेगा, ये 3 ले लेगा। अब ये कार्बन जो है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब यहीं से सारा खेल शुरू होता है कि ये 4 ले
या 4 दे। तो ये ना तो 4 लेता है ना तो 4 देता है, शेयर कर लेता है आपस में। कैसे शेयरिंग होती है वो अभी हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक वही है। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि कार्बन फैमिली से जितने लोग बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिलिका, इसके पास भी तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, सबके पास होंगे जो कार्बन फैमिली से बिलोंग करेगा। ये लोग क्यों नहीं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो कर लेते हैं, और ये लोग क्यों नहीं अपना एक अलग से चैप्टर जो है इनका हम पढ़ते हैं? क्योंकि एक्चुअल में ठीक है इनके पास तो हैं 4, वो बात सही है, तभी मैंने बोला कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। इसके 2 रीज़न है, एक तो ये रीज़न है, दूसरा ये है कि इसका जो साइज है वो छोटा है। क्योंकि आपको पता है ऊपर से नीचे जाने में किसी एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, यानी ऊपर कम होगा धीरे धीरे नीचे बढ़ता जाएगा। तो साइज जो है कार्बन का वो छोटा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब छोटा आदमी होता है ना वो कहीं भी घुस जाता है, दिक्कत बड़े वाले को होती है। तो कार्बन छोटा है, कहीं भी तुरंत घुस इधर उधर उधर करके घुस के अपना बॉन्डिंग वॉन्डिंग बना के कैटिनेशन दिखा देता है। और बॉन्डिंग किस तरह के दिखाता है, जहां पर ये 4 बॉन्ड बनाता है विद अदर आटम्स ऑफ कार्बन और अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट्स, जिसको हम टेट्रावेलेंसी बोलते हैं। अब ये सारा है क्या लफड़ा वो मैं आपको समझाता हूँ। बॉन्डिंग इन कार्बन, अभी मैंने आपको बताया कि सर जो कार्बन होता है ना, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके वैलेंस शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या मैंने ड्रॉ किया, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, मैंने आपको पहले पढ़ाया था इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब इसको क्या चाहिए, अब इसको ऐसे 4 मतलब इसको बस 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये ना तो देगा ना तो लेगा, ये शेयर करेगा। किसके साथ, किसी के साथ भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया ऑक्सीजन, ठीक है। अब जब मैंने ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तभी इसीलिए पीरियोडिक टेबल पहले पढ़ाए थे, ताकि बार बार आपको ना बताना पड़े। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होगा ऑक्सीजन का, 6 इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6। इसको तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस करके आप डिनोट कर दो, सो दैट हमें पता हो कि किसके इलेक्ट्रॉन्स को किससे दर्शाया गया। तो यहाँ पर इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स वो हमने ड्रॉ कर दिया। अब होगा क्या कि इसको चाहिए 2 और इलेक्ट्रॉन्स, इसको चाहिए 2 और इलेक्ट्रॉन, कार्बन को चाहिए 4 और इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, कार्बन क्या करेगा, 2 इससे उठाएगा, 2 इससे उठाएगा, हो गया इसका 8 पूरा, हो गई इसकी ऑक्टेट कंप्लीट। और ऑक्सीजन की ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हुई, जब इसको चाहिए होंगे तो ये 2 कार्बन से ले लेगा, जब इस वाले को चाहिए होंगे तो ये इधर 2 कार्बन से ले लेगा। तो ये क्या बन जाएगा, CO2, यानी कि कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या समझे? ऐसे ही मान लेते हैं कार्बन की बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन को क्या है भैया, हाइड्रोजन को चाहिए कि उसको 1 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंस शेल में, सभी को पता है उसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1। कार्बन भैया के पास क्या है, 4 4 पड़े हुए हैं, चारों को इधर उधर करके दिखा देते हैं, ऐसे करके चारों को चारों दिशाओं में बना देते हैं, क्योंकि हर एक हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करेंगे, ये हर हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करना है कार्बन को। तो जब चाहिए होगा हाइड्रोजन को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, नहीं अपनी डुएट कंप्लीट करने के लिए, याद करो हाइड्रोजन और हीलियम को अपनी डुएट कंप्लीट करने होती है। अन्य की मतलब अगर आपके पास सिर्फ के शेल है तो के शेल को तृप्ति सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से ही मिल जाती है, उसको 8 के नहीं दुक्की में ही उसका काम चल जाता है। तो यानी कि ये इधर से ले लेगा, ये इधर से ले लेगा, ये इधर से ले लेगा, ये इधर से ले लेगा। और कार्बन को जब चाहिए होगा तो चारों से 1 1 लपेट लेगा, चारों से 1 1 लपेट लेगा, ऐसे करके चारों से 1 1 लपेट लेगा। यहां पर हमने ड्रॉ नहीं किया इसका, ठीक है। ड्राइंग भले मेरी अच्छी ना हो, लेकिन भावनाएं मैं आप तक पहुंचाने में मुझे लगता है कि समर्थ हूं मैं आपको, ठीक है। भावनाएं आप समझ पा रहे होंगे मेरी, कि यहां पर क्या होगा, यहां पर बॉन्डिंग बन जाएगी इनके बीच में। लेकिन ये जो बॉन्डिंग होगी ये क्या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनी, ना 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 ना, ये बनी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, और ऐसी बॉन्डिंग को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग,
ठीक है, जो ट्रांसफर की वजह से बनती है उसको क्या बोलते हैं? ये मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ये जो होता है कोवलेंट बॉन्ड, ये वीक बॉन्ड होता है। जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है, जो मैं आपको पहले मेटल नॉन मेटल में समझा चुका हूं, वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, बिकॉज वहां पूरा इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। सोडियम को एक देना है, क्लोरीन को एक लेना है, तगड़ा बॉन्ड बनेगा। यहां पर वीक बॉन्ड बनेगा। तो इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट होगा एज कंपेयर टू जो हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड होते हैं, इनका उनके कंपैरिजन में वीक होगा। और यहां पर आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड ही बन रहा है, सिंगल बॉन्ड ही बन रहे हैं। ये होती है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन हमेशा, 1 2 3 4, और हर एक बॉन्ड के एंड्स में छोरों में एक एक इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के कंप्लीट हो गए। हर एक बॉन्ड, जब भी कोई बॉन्ड बनाया जाता है, उसका मतलब होता है उसके एंड्स में एक एक इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है। क्या आपको बॉन्डिंग समझ में आई या नहीं आई? ऐसा नहीं है कि कार्बन में ही, कार्बन और उसके कंपाउंड्स में ही, ठीक है, कार्बन और उसके कंपाउंड्स में ही सिर्फ, एक सेकेंड, सर CH3 से कैसे बना लेता है? अभी दिखाते हैं। CH4 है भैया, CH3 नहीं है, CH4 है। रुको बताते हैं। सर एक दिन के लिए छोड़ दिया करो क्लास। बेटा अभी 3 दिन छुट्टी थी बीच में, इसलिए संडे को क्लास है। जैसे एक दिन छोड़ दिया करो बस। संडे का मतलब दिमाग में बिठा के रखा है कि छुट्टी। चलो भाई, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि किस तरह से यहाँ पर बॉन्डिंग हुआ। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन में आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ कार्बन में ही कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑक्सीजन ले लूँ, दैट इज़ O2 ले लूँ, ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन क्या करेंगे? ये 2 ऑक्सीजन है, इनके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। ऐसे इसके पास 1 2 3 4 5 6, 2 2 की ज़रूरत है दोनों को। जब इसको चाहिए होंगे तो इस तरह से शेयर कर लेगा, जब इसको चाहिए होंगे तो इस तरह से शेयर कर लेगा। ये आपका बन जाएगा O2। तो इस तरह से यहां पर बॉन्डिंग होती है। CO, बेटा CO जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, मुझे पता है कि भाई सर CO में कैसे बन जाएगा, C और O में, वो मैं वहां पर नहीं जा रहा हूं, बिकॉज वहां पर कोवलेंट के साथ साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है, जो कि आपके अभी इस पर्टिकुलर सिलेबस में नहीं है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वहां पर बनता है, जो आपको नहीं पढ़ना, आपको अभी कोवेलेंट बॉन्ड तक सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। ऑक्सीजन ले लो, क्लोरीन ले लो, जैसे Cl2 मैंने ले लिया। ये यानी कि बॉन्डिंग में ये बोल सकता हूं कि भाई मेटल नॉन मेटल के बीच में तो कभी नहीं बनेगी। यूजुअली जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, उनके बीच में बनता है, क्योंकि उनको शेयर करना होता है। अब मेटल्स के बीच में भी नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि उनको एक इलेक्ट्रॉन देना है। वो क्यों शेयर करेंगे कि भाई आ जाओ शेयर कर लेते हैं? शेयर तो तब की जाती हैं चीज़ें जब किसी चीज़ की कमी होती है, तभी तो आप शेयर करते हो। कमी किसके पास होती है इलेक्ट्रॉन्स की? नॉन मेटल्स के पास। मेटल्स के पास तो होती नहीं है। तो क्लोरीन में आप देख लो, क्लोरीन क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 2 4 2 6 1 7, 7 होते हैं वैलेंशियल में। ये बताने की जरूरत होनी ना चाहिए। एक एक इलेक्ट्रॉन जो इनकी शेयरिंग हो जाएगी, एक जब इसको चाहिए तो ये ले लेगा, एक जब इसको चाहिए तो ये ले लेगा, Cl2 खत्म। अब क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो इस तरह से बॉन्डिंग हो जाएगी, एक बॉन्ड बनेगा। आई होप बॉन्डिंग आप समझ पाएंगे। अब है क्या दिक्कत ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ? ये लंबी चेन नहीं बना सकते हैं, कार्बन 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 कार्बन, कितने कार्बन आप जोड़ते चले जाओ। यही तो कारण है कि हर चीज में कार्बन है। ये जो लैपटॉप जिससे आपको पढ़ा रहा हूँ वो कार्बन है, माइक जो रखा हुआ सामने कार्बन है, पेन टैप कार्बन है, हम में खुद कार्बन है, ठीक है। हर चीज में कार्बन है, किस में कार्बन नहीं है? तो इतना यूनिवर्सल है। क्यों? क्योंकि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो कर लेता है। क्यों कर लेता हूं? मैंने आपको बताया, क्योंकि वो उसका एक तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऊपर से उसका साइज छोटा है, ठीक। अब क्योंकि कार्बन इतनी सारी चीजों में मौजूद है और कार्बन जो है वो अलग अलग तरह से क्या कर लेता है, खुद को मोड़ लेता है, खुद की बॉन्डिंग कर लेता है, इसलिए उसके हमें अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। और यहीं से हम पढ़ेंगे कार्बन के अपरूप, दैट इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कितने एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के? 3, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन।
नहीं, बहुत होते हैं, अनेकों एलोट्रोप्स होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना 3 के बारे में होता है, एक और हम एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एलोट्रोपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम केमिकल एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स इन द सेम फिजिकल स्टेट नोन एज एलोट्रोप्स ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहां पर हम डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन के बारे में पढ़ेंगे। तो डायमंड का जो होता है वो एक 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रल है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। हाइब्रिडाइजेशन पे अभी नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है, बस ध्यान रखना sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एक कार्बन जो है 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, सबसे कठोर जो सब्सटेंस नोन होता है ये आपका। इट हैज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे ज़्यादा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये आपको फिजिक्स में पता चलेगा। एक्चुअल में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता भी आपको समझ में आएगा। वैसे तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि जो डायमंड होता है वो किससे बना है? कार्बन से। कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक। इट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये कैसे बनाया जा सकता है? जब हम प्योर कार्बन को बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर देते हैं तो डायमंड बन जाता है। और यही कारण है कि क्यों, ना सिर्फ ये कारण है बल्कि और भी कारण है कि क्यों जो डायमंड है वो बहुत ही महंगा मिलता है, हीरा बहुत ही महंगा मिलता है। क्यों? क्योंकि एक तो अगर उसको बनाना, ठीक है, नेचर में मिल रहा है तो भी नेचर में ऐसा नहीं कि ऐसा का ऐसा निकल आता है नेचर में, बहुत इसमें पॉलिशिंग कट लगाने पड़ते हैं। आप देख सकते हैं कितने शार्प है जैसे, तभी इसको ग्लास की कटिंग वगैरह में भी यूज़ किया जाता है ना, कटिंग द ग्लास। यहाँ तक कि अभी जैसे हमारे कानपुर में अभी क्या है ना, मेट्रो वेट्रो का काम चल रहा है, तो अंडरग्राउंड मेट्रो बनी है, तो उसमें क्या होता है अंडरग्राउंड कट्स लगाने के लिए, मतलब बहुत बड़ा बड़ा जो पार्ट ऑफ लैंड होता है ना उसको अंडरग्राउंड कट करने के लिए बड़ी सी एक मशीन आती है। उसके मशीन के एंड्स में ऐसे ये लगा रहता है, बहुत छोटा छोटा डायमंड लगा रहता है, इतने शार्प होता है वो कि तुरंत काट देता है वो, ठीक है। तो ये शार्प एजेस की वजह से इसको हम ग्लास कटिंग और डिफरेंट चीज़ों की कटिंग में भी यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में भी। तो इसको इतना काटना और इसी की वजह से इतने इसमें इतना चमकता है। वो तो फिजिक्स का पार्ट है कि एक TIR करके कॉन्सेप्ट होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है क्या करता है, चमकता ही है, ठीक है। डायमंड एंड क्रिस्टलन सिलिकॉन इज आइसोमॉर्फस। अभी क्या है मैं बताता हूँ आपको, लेकिन पहले इस पे आएंगे। ये तो मैंने यूजर्स आपको बता दिए। अब डायमंड इज कोवेलेंट येट इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज इट हैज़ 3D नेटवर्क इन्वॉल्विंग स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स दैट आर डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो भले अभी हमने देखा कि कार्बन कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, लेकिन यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि वो आपका 3D स्ट्रक्चर में होता है। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, ठीक। और डायमंड जो होता है हमारा क्रिस्टलिन और डायमंड क्रिस्टलिन सिलिकॉन इज आइसोमॉर्फस, मतलब कि इनका आप बोल सकते हो कि बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है आइसोमॉर्फस, ठीक है। आइसोमॉर्फस का मतलब हो गया दे आर क्लोजली रिलेटेड। अब यहाँ तक किसी को डाउट होगा तो मत पूछिएगा अभी, क्योंकि पहले मुझे सारे इलेक्ट्रॉन खत्म कर लेने दीजिए उसके बाद, ठीक। तो आप स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन देख सकते हैं कि एक कार्बन जो है 4 अदर कार्बन आटम से बॉन्डेड है। ये चीज़ आपको साफ साफ देख के समझ में आ रही हुई, किसी भी कार्बन को आप यहाँ पर उठाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। अब ये मत कि सर ये कार्बन में तो सर 2 ही बॉन्ड है, पूरी बॉन्डिंग वहाँ पे दिखाई नहीं गई है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके और बॉन्डिंग होगी। लेकिन डायमंड में एक कार्बन आइटम हमेशा 4 अदर कार्बन आइटम से बॉन्डेड होता है। अब आते हैं ग्रेफाइट में, जो इसका दूसरा रूप है। ये 2D लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, वो 3D था, ये 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था, ये 2D हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागोनल का मतलब होता है ऐसा, ऐसे ही दिख रहा होगा आपको वहां पर। तो वो 3D टेट्राहेड्रल है, ये 2D हेक्सागोनल है, और ये लेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक लेयर, ये एक लेयर दिख रही है, ये दूसरी लेयर है, ऐसे तीसरी लेयर, ऐसे चौथी लेयर, लेयर बाय लेयर 2D स्ट्रक्चर के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। और ये लेयरों के बीच में ये जो लाइन दिख रही है, ये फोर्स है एक तरह का, जो वीक वॉन्डर वॉल फोर्स है। ये वीक फोर्स होता है बहुत ही, वॉन्डर वॉल फोर्स वीक फोर्स होता है, जो कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट में एग्जिस्ट करता है। एंड दैट इज वाई ये ग्रेफाइट जो होता है ये स्लिपरी होता है, चिकना होता है,
और इसी की वजह से इसको हम लुब्रिकेंट्स वगैरह में यूज़ करते हैं, जहाँ पे लुब्रिकेशन देना होता है. नाउ इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है. सर अभी तो आपने बताया कि डायमंड गुड बैड कंडक्टर था क्योंकि ये कार्बन से बना है, कार्बन नॉन मेटल है. ये भी तो कार्बन से बना है. ठीक है, कार्बन के अलावा और कुछ नहीं है, ना तो डायमंड में ना तो ग्रेफाइट में, कुछ भी नहीं है. ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन कुछ लगना, ना ना. कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है पूरा, कार्बन 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 कार्बन. तो ये क्यों कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि यहां पर एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है और एक कार्बन एटम फ्री है. और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है. तो बस फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाता है और इलेक्ट्रिसिटी यहां पर कंडक्ट हो जाती है. क्लियर? ठीक. वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज डबल बॉन्ड टू सेटिस्फाई वैलेंसी ऑफ कार्बन. बिकॉज अब हो सकता है आपको ये सोच के लगे कि सर एक कार्बन 3 अदर कार्बन एटम से कैसे बॉन्डेड हो सकता है, जबकि सिर्फ कार्बन के अलावा कुछ है ही नहीं वहां पर. जबकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है, यानी कि 4 बॉन्ड तो होने ही पड़ेंगे तभी उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होंगी. तो एक्चुअल में एक बॉन्ड डबल हो जाता है. तो 1 2 3 सॉरी 1 2 और 3 4. क्लियर है? इनमें से एक बॉन्ड जो होगा वो डबल बॉन्ड हो जाएगा. ठीक है. अभी आते हैं यूजेस ऑफ ग्रेफाइट में. इन मेकिंग इलेक्ट्रोड बनाने में यूज़ करता है, आपने देखे होगा इलेक्ट्रोड वगैरह में. ठीक है, पेंसिल की जो लीड होती है उसमें, है ना, जो टिप होती है उसकी, उसमें यूज़ करते हैं. ठीक है, बोलते भले उसको हम, ठीक है, पेंसिल लेड का मतलब यहाँ पर लेड वो वाला मत समझ लेना, ये पीबी ये नहीं. ठीक है, ग्रेफाइट यूज़ होता है जो कार्बन का इलेक्ट्रोड है. ड्राई लुब्रिकेंट यानी सूखे लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ करते हैं. जहाँ पे ऑयल वगैरह यूज़ नहीं किया जा सकता वहाँ पे यूज़ करते हैं. क्लियर रहती चीज़. अब आते हैं फुलरीन पे, जिसको बग मिस्टर फुलरीन भी बोलते हैं. ये फुटबॉल शेप का होता है. कौन कैसा शेप होता है इसका? फुटबॉल शेप होता है. केज लाइक मॉलिक्यूल होता है फुटबॉल शेप. इसमें कार्बन के 60 एटम आके खुद को इस केज लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज कर लेते हैं और इसको बोलते हैं बक मिस्टर फुलरीन. इट कंटेन्स बोथ सिंगल एंड डबल बॉन्ड विद अदर 3 कार्बन एटम्स. 12 पेंटागन्स एंड 20 हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं इसमें. एंड ये आप सबको याद नहीं करना. ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ये चीज़ ध्यान रखना. और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होता है. ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होता है ये. अब आते हैं एक और देख लेते हैं, दैट इज़ ग्रेफीन. ग्रेफीन क्या होता है? इसका भी 2D स्ट्रक्चर टाइप ही होता है और ये बहुत थिन होता है. एक्सट्रीमली थिन, नॉट वेरी थिन, एक्सट्रीमली थिन. एक्सट्रीमली थिन एंड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. ठीक है, मैचिंग में पूछ लेता है आपसे. ठीक है, इनमें से कौन सा बहुत थिन एलोट्रोप होता है और बहुत स्ट्रांग होता है. जैसे डायमंड की अगर बात करेंगे तो जो डायमंड, इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन. हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन. लेकिन क्या? लेकिन ये कि जो ग्रेफीन होता है ये उससे भी हार्ड होता है, लेकिन ये नेचुरल अकरिंग नहीं होता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है. यहां तक किसी कोई डाउट होगा तो पूछेगा. सोलर सेल में यूज होता है. यस. कानपुर में तो मेट्रो लाल ही होगी. अच्छा, पढ़ लिया बेटा प्राशु, है ना. बार बार अब स्पैम करने की ज़रूरत नहीं है. से ग्रेफाइट वो वाले लुब्रिकेंट, वो वाला लुब्रिकेंट कौन सा होता है भाई? सफिशिएंट तो नहीं है राहुल फिटनेस यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी, लेकिन हाँ आपके बेसिक्स काफ़ी तगड़े कर देगा. और काफ़ी सारे क्वेश्चन इस बार के तो जो हुआ था ना सिविल सर्विसेज का पेपर, उसके तो ऑलमोस्ट सारी क्वेश्चन आप बना सकते हो. कई बार वो डिफ़िकल्ट भी पूछ लेता है. नहीं, कटिंग में यूज़ नहीं होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती वहाँ पर. लुब्रिकेंट मतलब भाई, लुब्रिकेंट नहीं पता क्या तुम लोगों को? हैं? क्यों? लुब्रिकेंट का मतलब होता है जहाँ भाई चीज़ें चिकनी करनी होती है. जैसे मशीन होती हैं तो मशीन के पार्ट जो होते हैं वो काफ़ी चले रफ हो जाते हैं. तो ग्रीस वगैरह का कभी देखे हो? ग्रीस लगा दिया, साइकिल की चेन जब उतर जाती थी, है ना, तो ग्रीस लगाते थे सो दैट अच्छे से चले. तो वही तो लुब्रिकेंट होता है.
ग्रीस हो गया आपका, वो जो मूवमेंट को फैसिलिटेट करे, बायोलॉजी में पढ़ाया था, ठीक है, कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में से साइनोवियल फ्लूइड होता है हमारे बोन्स के बीच में, जो एज अ लिब्रिकेंट एक्ट करता है। जब हम धीरे धीरे एजेड होने लगते हैं तो वो गायब होने लगता है, और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत होती है बैठने वगैरह में, हमें बुढ़ापे में। क्यों दिक्कत होती है बूढ़े लोगों को? क्योंकि जो लिब्रिकेंट होता है बोन्स के बीच में, वो खत्म होने लगता है, साइनोवियल फ्लूइड। खैर, अभी आते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। लेकिन सर हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिल के बनते हैं, उनको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। दो तरह के होते हैं, एक वो जो अभी तृप्त नहीं हुए हैं अनसैचुरेटेड, एक वो जिनको पूरी तृप्ति मिल चुकी है संतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त अंतर क्या होता है? सैचुरेटेड वो होते हैं जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, यानी कि उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड, पूरी चेन में, पूरे उस कंपाउंड में कहीं भी सिंगल बॉन्ड के अलावा कोई और तरह की बॉन्डिंग, और तरह की बॉन्डिंग मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। जिनमें सिंगल बॉन्डिंग होती है उनको एल्केन्स बोलते हैं, या फिर प्यार से इनको पैराफिन बुलाते हैं। ध्यान रखिएगा, पैराफिन वैक्स आपने सुना होगा, बिकॉज वैक्स वगैरह बना लेते हैं इससे। एल्कीन जो होते हैं इनको हम प्यार से, जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं, ओलेफिन बुला लेते हैं। और जो एल्काइन होते हैं इनको हम प्यार नहीं करते हैं और प्यार से कुछ नहीं बुलाते हैं, एल्काइन नहीं बुलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में अंतर क्या होता है। कैसे पहचानेंगे कोई सैचुरेटेड है, कैसे पहचानेंगे कोई अनसैचुरेटेड है? तो सैचुरेटेड में अभी मैंने बताया एल्केन इसका एग्जाम्पल है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। मतलब ये है कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मतलब आई अगेन रिपीट, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही है और कुछ भी नहीं है उसमें, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। कार्बन हाइड्रोजन, तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ कार्बन का दुगना प्लस 2 है, दुगना प्लस 2। जैसे मान लो कार्बन 3 है किसी हाइड्रोकार्बन में और उसमें हाइड्रोजन है 8, दुगना प्लस 2, 3 दूनी 6 प्लस 2, उसको बोलते हैं एल्केन। और अगर दुगना है तो एल्कीन, दुगना -2 है तो एल्काइन। एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड एन एन एन, इन आइन। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में एल्केन आता है, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन आता है, डबल और ट्रिपल वाला आता है। ये बात आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी। अब हम आएंगे, हम हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग किस तरह से करते हैं। ध्यान से आप समझ लेना, नहीं तो फिर दिक्कत में पड़ जाओगे कि सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। यही बस थोड़ा सा पार्ट अभी जो आने वाला जो 10 मिनट है, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि ज़्यादा टेंशन देनी पड़े। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है बोरिंग, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे उसको लेते हो, लेकिन ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है नेमिंग पे, नहीं तो फिर आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब यहाँ पर हम नेमिंग किस तरह से करते हैं, तो प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं पहले हम। प्रीफिक्स मतलब जो नाम के पहले जोड़ा जाता है, जैसे श्री रविशंकर, तो श्री रविशंकर नाम है और उसके पहले श्री जो जोड़ा गया वो क्या है, वो है उनका प्रीफिक्स। परमार सर, कानपुर वाले, जो कानपुर वाले जो जोड़ा गया ये क्या है, ये सफिक्स है। समझ आए? तो नाम के पहले जोड़ा जाता है प्रीफिक्स, नाम के बाद में जोड़ा जाता है सफिक्स। हम प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं। अब एक अगर कार्बन है किसी हाइड्रोकार्बन में तो उसके लिए मिथ का यूज करेंगे, 2 है तो इत का यूज करेंगे, 3 है तो प्रॉप का, 4 है तो ब्यूट का, 5 है तो पेंट का, 6 है तो हेक्स का, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। आगे भी है, 11 है तो अनडेकेन, 12 है तो डूडेकेन, 13 है तो ट्राइडेकेन, 14 है तो टेट्राडेकेन, 15 है तो पेंटाडेकेन, 16 है तो हेक्साडेकेन, 17 है तो हेप्टा, 18 है तो ऑक्टा, 19 है तो नौना, 20 है तो आइको। आगे बस बेटा, अब आगे नहीं बढ़ना है और इस गाने को यहीं पे रोक देना है अभी। वैसे तो आपको ये रटे हुए होने चाहिए, और आप में से काफ़ी लोग को आता भी होगा, नहीं आता होगा तो 2 मिनट देखोगे ढंग से तो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे किससे पूछेगा, हाँ पेंटाडेकेन पता चल जाएगा, डेक का मतलब 10 और पेंट का मतलब 15। तो पूछेगा नहीं तुमसे, वो ये पूछेगा तुमसे
ये जिससे कि समझ में ना आए कि कितने कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, जिससे कि समझ में ना आए कि कितने कार्बन, जैसे आइकोसेन समझ ही नहीं आएगा यार, अगर नहीं पता होगा। आप में से मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ, तो अभी तुम्हें सामने देख रहे हो, चाहे भले तुम 12 तक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ो, तुमने JEE की तैयारी करी हो, ठीक है, मैं हटा देता हूँ कॉमर्स जिन्होंने 10th के बाद साइंस नहीं पढ़ी, मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ 12th तक केमिस्ट्री पढ़ी है। आप में से कितने लोगों को याद था आइकोसेन होता है 20? कितने लोगों को याद था? आप देख के भले बोल सकते हो कि हाँ नहीं हमें याद था, लेकिन जनरली तो आप में से 80 to 90% लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। तो वो यही पूछेगा आपसे, 20 कार्बन लिख देगा, ऐसे नहीं लिख देगा 1 2 3 ऐसे लंबी लंबी चेन नहीं बना देगा, वो ऐसे लिख देगा जैसे मान लो CH3 लिख देगा, CH2 का होल 18, ठीक है, CH3 कितने हो गए, 1 18 19 और 1 20, खत्म 20। तो आपको बताना होगा क्या है आइकोसेन। अब ठीक है, अब ये आइको ध्यान रखना, आइकोस नॉन ना ऑक्टाडेक, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब ये तो हो गया प्रीफिक्स, अब हम सफिक्स क्या इस्तेमाल करेंगे नाम के बाद। अगर ये जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है तो एन यूज करेंगे, ये जनरल फॉर्मूला का फॉलो कर रहा है तो इन यूज करेंगे, और अगर ये जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है तो आइन यूज करेंगे। एन इन आइन डिपेंड करता है जनरल फॉर्मूला क्या है, ठीक। कुछ लिखते हैं, आप बताना इसको क्या बोलेंगे, CH3 CH2 CH3, जल्दी से बताएंगे सभी लोग कमेंट में इसको मैं क्या बोलूंगा। फिर आप बताना। लो भैया चार्ज कर लो, नहीं तो ये सो जाएंगे जल्दी ही, सुबह सुबह का टाइम है अभी, सोने कहाँ गया ये चार्जर। अरे यार, ठीक है। देन हम बताओ C3H6, बताओ जल्दी से, 1 2 3, ठीक, क्या हो जाएगा प्रॉप। एन इन आइन में क्या यूज करूंगा, ये नहीं कि 3 2 5 3 8 C3H8 दुगना +2 मतलब एल्केन, भाई ये दिख नहीं रहा तुमको, ये सिंगल बॉन्ड है ये है। एल्कीन एल्काइन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल और एल्काइन में ट्रिपल, तो गिनने की जरूरत नहीं, यहाँ पर गिन लो। CnH2n एग्जैक्टली डबल है, यानी ये एल्कीन है, यानी सफिक्स में इन यूज करेंगे क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रॉप। अब ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है ये कंडेंस्ड फॉर्मूला होता है, ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, समझे। सॉरी कंडेंस आपका ये हो जाएगा, ये तो सिर्फ फॉर्मूला हो जाएगा, बॉन्ड लाइन अलग होता है आपका। बॉन्ड लाइन अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बॉन्ड लाइन इस तरह से होता है आपका, ठीक है। वेज डैश अलग होता है, उसको बॉन्ड लाइन से वो मत करना कंफ्यूज, वेज डैश अलग होता है, ठीक है, वो आप 12th 11th 12th में पढ़ते हो। ये हो जाएगा अब तो, एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ। बॉन्ड लाइन ऐसा होता है आपका, जैसे ये है, इसका बॉन्ड लाइन बनाता हूँ मैं, CH3 CH2 CH3, ये बॉन्ड लाइन हो गया, ठीक है। यानी कि जो एक एज होती है वो दिखाता है एक कार्बन को, वो ये जो एक एज होती है वो एक कार्बन को दिखाता है, वो एक कार्बन को दिखाता है। अब यहाँ पे मैंने CH2 क्यों लिखा, CH3 क्यों नहीं लिखा, यहाँ 3 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक बॉन्ड है कार्बन के साथ, यहाँ एक बॉन्ड है कार्बन के साथ, तो टेट्रावैलेंसी फुलफिल करने के लिए 3। ये वाले कार्बन के पास एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, नहीं दो पहले इसकी फुलफिल नीड हो चुकी, तो 2 और हाइड्रोजन ऐड करने की जरूरत है। इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन, ठीक है। वेज डैश मैं फिर से बता दूं वो अलग होता है, वेज डैश आपको नहीं पढ़ना होता, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो 11th 12th में पढ़ना होता है वो, ठीक है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जैसे आपने देखा होगा, आप में से कुछ लोगों ने इसे इस तरह से डैश बनाते हैं,
वेज बनाते हैं, वो पूरा 3D स्ट्रक्चर जहाँ दिखाना होता है वहाँ वेज डैश का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये तो आपके आ जाएंगे दोनों ही कंडेंस्ड वाले फॉर्मूले पे। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज कंडेंस्ड फॉर्मूला स्ट्रक्चर। खैर, हम नेमिंग सीख रहे हैं हाइड्रोकार्बन की, हम और सीखेंगे, इतने में काम नहीं चलेगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैं ब्रांचिंग भी बना सकता हूँ। पहले तो हम एल्काइन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड अगर मैं बनाऊंगा तो H हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? बिकॉज 3 यहाँ हो गए, 1 यहाँ हो गए, 4 अपने आप फुलफिल हो गई। CH2 और या तो CH3 कर लो यहाँ पर। ठीक है, CH3 कर लो, एक तीर से 2 निशाने करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो तो अब इसका नेमिंग करो जरा, क्या नेमिंग होगा। अब ये ध्यान रखना कि ये जो नेमिंग का ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये एक्चुअल में IUPAC द्वारा की जाती है। IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी 2 बुक्स आती हैं, एक तो आती है ब्लू बुक और एक आती है रेड बुक। ब्लू बुक होती है फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो हम पढ़ रहे हैं इसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है, जो बाद में जाके और डेवलप होती है। कहाँ पर? जो जब बाद में डेवलप होती है जाकर 11th और 12th क्लास में। और एक रेड बुक आती है, वो होती है नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन नहीं होता है, उसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और सबसे पहले जो है हमारे फ्रेडरिक वोलर जी ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया था। वो क्या था आपका कंपाउंड, जरा कमेंट में बताएंगे। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो नामकरण करने के लिए देखिए, एक तो तरीका 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है हमारे पास। ठीक है, तो ये बात तो तय है कि पेंट आएगा, पेंट आएगा। ठीक है, पेंट और ईन। लेकिन ये पेंट और आइन, क्योंकि अल्काइन है, 3 बॉन्ड है। लेकिन ये पेंटाइन नहीं सही है। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्चुअल में जो है नाम, वो है पेंट 2 आइन। क्यों है भाई पेंट 2 आइन? क्योंकि अब आप मुझे बताओ, एक तो मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया, मैं ऐसे ही बना दूं CH3 CH2 और कितने 5 है ना, 1 2 3 4 5, हाँ तो 3 हो गए, और C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, सेम है, आप देख लो, सेम फॉर्मूला है, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर अंतर क्या है दोनों में? कहाँ अंतर आएगा? अंतर सर ये है कि यहाँ बीच में कहीं जाके ट्रिपल बॉन्ड लगा और यहाँ किनारे से लगा हुआ है, तो कुछ तो अंतर होना चाहिए नाम में। ये है पेंटाइन, लेकिन ये जो है ना, ये पेंट 2 आइन है। ये पेंट 2 आइन क्यों है? क्योंकि दूसरे नंबर पे लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड। सर दूसरे कहाँ, तीसरे पे लगा हुआ है। यही तो गलत है, ऐसे हम नंबरिंग करते ही नहीं। मैंने जानबूझ के यहां से करी थी, सो दैट कि आप ये समझो कि जो मैंने लेफ्ट से नंबरिंग करी थी वो गलत है। क्यों? क्योंकि जहां पर कोई भी इस तरह का डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है, फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। सर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आगे पढ़ेंगे अभी। तो उसको हमें नज़दीकी पोजीशन देनी होती है। नज़दीकी पोजीशन मतलब शॉर्ट से शॉर्ट। तो दूसरे यहाँ से दूसरे नंबर पे आ रहा है, जब यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो तीसरे पे, तो हम दूसरे पे लेंगे। तो पेंट 2 पे आइन लगा हुआ है। अब हम यही कर लेते हैं, ब्रांचिंग जरा कर लेते हैं, ब्रांचिंग कर लेते हैं, यानी शाखाएं बना लेते हैं। CH3 CH CH3 CH2 और CH3। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो जब ब्रांचेस निकली होती हैं, शाखा निकली होती हैं, अब हम कोई एक, तो हम सबसे लंबी वाली चेन लेते हैं। और जो ये मिथ इथ प्रिप ये सब यूज कर रहे हैं ना, इनको हम ध्यान रखना रूट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? रूट। अगर पूछेगा रूट क्या होता है, तो रूट जो सबसे लंबी चेन जब बनाते हैं तो जो प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो यहां पर आप देखिए ये सबसे लंबी चेन बनेगी, जिसमें 1 2 3 4 कार्बन है। चेन बनाने को तो मैं ये चेन भी बना सकता था ना, यहां जाता और ऊपर चढ़ जाता 1 2 3, लेकिन इसमें सिर्फ 3 कार्बन ही है, 3 कार्बन की चेन आ रही है, लेकिन मुझे तो सबसे लंबी लेनी होती, तो मैं यहां पर सीधा गया, यहां पर 4 कार्बन मेरे पास मिल रहे हैं, 4 कार्बन मुझको मिल रहे हैं, जिसमें ये लंबी वाली लूंगा। ये मत कर देना कि सर ऐसे करके कर लें तो हैं, ऐसे करके कर लें तो,
ये CH3 भी ले लें, ये CH और इसका CH3, ऐसे नहीं होता है, डब्बा वब्बा नहीं बनाना होता है ये पूरा है, टेढ़ा मेढ़ा डब्बा नहीं बनेगा, सीधा सीधा डब्बा बनेगा, सीधे सीधा ये चेन्स बनती हैं। ऐसा नहीं कि इसको भी सर इसको भी खोपचे में ले लो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो ये आपकी बन गई सबसे लंबी चेन लेने के बाद ये अलग से क्या हो गया, इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। ये ब्रांचिंग हो गई, शाखाएं निकल आई। अब शाखा कितनी बड़ी हो सकती है अभी देखते हैं, ठीक है। तो ये एल्काइल ग्रुप होता है। अब अगर एक एल्काइल ग्रुप है तो इसको मिथाइल बोलते हैं, दो हैं तो इथाइल बोलेंगे, तीन हैं तो प्रोपाइल बोलेंगे, और आगे आपको पता है क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल और पेंटाइल। इतना लंबा वैसे पूछेगा भी नहीं आपसे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 मिथाइल। अब ध्यान रखना, जब कोई एल्काइल ग्रुप, जब ब्रांचिंग होती कोई एल्काइल ग्रुप होता है तो हम पहले उस एल्काइल ग्रुप को मेंशन करते हैं, हम पहले उस एल्काइल ग्रुप को मेंशन करते हैं, देन बाद में सफिक्स जो भी एन ईन आइन है उसको यूज करेंगे। 2 मिथाइल कितने कार्बन है, 4, ब्यूट, एल्केन एल्कीन एल्काइन है, सब सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है। फॉर्मूला भी चेक कर सकते हैं सर आप इसमें, ठीक है, कि कितना निकल के आ रहा है। फॉर्मूला भी आपका जैसे 1 2 3 4 कार्बन है, 5 कार्बन है एक्चुअल में इस पूरी रिंग में, पूरे स्ट्रक्चर में 5 कार्बन है, और कितने हाइड्रोजन होंगे आप गिन लो, 2 और डबल और +2 होगा, 3 3 6 1 7 2 9 और 3 12, तो एल्केन है, CnH2n+2। और जो एल्काइल ग्रुप होगा उसको हम पहले लिखेंगे। अब ये चीज आपको समझ में आई कि मैंने यहां से नंबरिंग क्यों नहीं करी 1 2 3, क्योंकि यहां से एल्काइल ग्रुप 3 में पड़ता, मुझे जल्दी वाले में पढ़वाना है जहां से शॉर्टेस्ट में पड़ेगा। 1 का जरा आप कर दो, CH3, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, चलो बना ही देते हैं कॉम्प्लेक्स, देखते हैं कितने लोग करेंगे। CH2 CH2 CH3, एक सेकंड रुको, ये वाला करो जल्दी से 1, और दूसरा एक और दे रहा हूं मैं। चलो करो जल्दी से दोनों को, देखते हैं किसका। तो नंबर, मतलब नंबर लिख के मुझे बताना कि किसका आप आंसर दे रहे हो, ठीक है। 2 इथाइल हेक्सेन, 2 इथाइल ब्यूटेन, 2 इथाइल 3 इथाइल ब्यूटेन, 2 इथाइल ब्यूटेन, 2 इथाइल ब्यूटेन पेंटेन, 2 इथाइल ब्यूटेन। सबका गलत है, सबका गलत है। ब्यूटेन क्यों कर दिए तुम, क्यों? 1 2 3 4, 2 में इथाइल लगा हुआ है, 2 इथाइल ब्यूटेन हो गया। लेकिन तुमने रूल 2 पे चले गए, रूल 1 को तो तुमने फॉलो ही नहीं किया। रूल 1 क्या बोल रहा था, रूल 1 बोल रहा था सबसे लंबी चेन को पकड़ो पहले, तो रूल 2 में बाद में आना है। रूल 2 तुम पहले ही फॉलो कर दिए, 1 2 3 4 5, ये तो लंबी चेन मिल गई मुझे, तो मैं क्यों सीधा जाऊंगा? क्या किसी ने ये कहा है क्या कि भाई सीधे सीधे ही चलना है? मैंने तो ये बोला था सबसे लंबी चेन पकड़नी है, तो लंबी चेन तो ऊपर जाने से मिल रही है, ऐसे मिल रही है, सिंपल। तो ये पहली बात, तो 5 कार्बन का पेंट होगा, ठीक है, और पेंटेन होगा क्यों? क्योंकि 5 कार्बन है, लेकिन 3 पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, 3 पे मिथाइल। अब तुम ये लोगोगे सर मतलब यहां से जोड़ेंगे तो 2 पे इथाइल आ जाएगा। भैया रूल 2 पे तो बाद में जाएंगे ना, पहले तो हम पहला रूल फॉलो करेंगे, लंबी चेन पकड़ेंगे, बाद में देखेंगे कि एल्काइल ग्रुप कहां पास में पड़ रहा है। पास में और कोई तरीका ही नहीं है, 3 पे ही पड़ेगा वो, तो मैं लिख दूंगा 3 मिथाइल पेंटेन। ना तो वो इथाइल था और ना तो वो ब्यूटेन था, वो था मिथाइल और वो था पेंटेन, ठीक, ये समझिए। अब यहां पर कैसे करेंगे, यहां से 1 2 से यहां से करना शुरू करेंगे, 5 आएगा 5 पे, तो ये क्या लिखूंगा मैं, इसको मैं लिखूंगा क्या, 3 मिथाइल पेंटाइन, 3 मिथाइल पेंटाइन। अगर 2 पे कहीं लगा होता तो मैं 3 मिथाइल पेंट 2 आइन लिख देता, 2 आइन 3 आइन जहां पे लगा होता। तो समझ में आई बात कि नहीं आई?
ऊपर वाले में क्यों, पहले वाले में। समझ में आ गया अभी ये किस तरह से नेमिंग करते हैं। कुछ और करना चाहोगे या आगे बढ़ें? ये काफ़ी खेलने में मज़ा तो आ रहा होगा, है ना। स्कूल में भी मज़ा आता होगा ये खेल खेलने में, लेकिन अब ज़्यादा मज़े नहीं लेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। आप खुद से अगर चाहें तो आपके घर में छोटा भाई बहन हो तो उसका में ये तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर सर्च करके आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करने की भी ज़रूरत नहीं कि मज़ा आ रहा है सर और दीजिए, ये उतना ज़्यादा भी नहीं पूछता है, ठीक है। चलो नाउ क्लियर। चलो अभी आते, क्योंकि देखो ये आईयूपीएससी ना, ये तो मैं आपको एकदम अभी बेसिक लेवल के समझा रहा हूँ, मैं बहुत तगड़े लेवल पे जाती है, अभी बहुत तगड़े लेवल पे जाती है, ठीक है। तो वो भी उस पर नहीं जाएंगे हम, जितना हमारे बेसिक एग्ज़ाम का काम चल जाएगा उतना ही हमें करना है, ठीक है। हमें बिल्कुल पीएचडी नहीं करनी उस पर अभी। हम 11th 12th के लिए अगर पढ़ रहे होते हैं और अगर एसएससी जाएगा भी, एसएससी तो आप जान ही रहे हैं क्या लेवल है क्वेश्चन का भी, तो जब जाएगा तो हम वो भी पढ़ेंगे। खैर अभी आते हैं हम फंक्शनल ग्रुप्स पे। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो फंक्शनल ग्रुप जैसे अभी एल्काइल ग्रुप अटैच कर रहे थे, जैसे अभी एल्काइल ग्रुप नहीं अटैच कर रहे थे, तो वैसे उसकी जगह का कुछ और अटैच कर दें ऐसा कुछ, तो उसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जिसकी वजह से उस हाइड्रोकार्बन की जो प्रॉपर्टी है, जो केमिकल प्रॉपर्टी है, वो चेंज हो जाएगी। OH लगा दोगे अल्कोहल बन जाएगा, मजे ही मजे। CHO लगा दोगे एल्डिहाइड बन जाएगा, ये लगा दो कीटोन बन जाएगा, COOH लगा दोगे एसिड बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा, जो कि स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं। जो डिफरेंट फ्लेवर की आइसक्रीम और ये सब आती हैं वो क्या होते हैं? ईस्टर्स ही होते हैं सर। वो वनीला फ्लेवर, ये फ्लेवर, वो फ्लेवर। ऐसे थोड़ी ना मैंगो डाला जा रहा है उसमें, मैंगो उसमें 0.0001% भी नहीं होगा, वो सब ईस्टर्स होते हैं, आपके स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं। तो ये अटैच करके फंक्शनल जो इनकी प्रॉपर्टी होती है वो चेंज की जाती है, तो इसीलिए इनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। अब इनकी वजह से नामकरण कैसे बदलता है, जैसे ये देख लो। तो इनकी वजह से कि 1-2 कार्बन है तो मैंने लिखा एथ। अब मैंने किया क्या, मैंने एक्चुअल में क्या किया, क्या एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने OH जोड़ दिया। अगर वो हाइड्रोजन ही रहता, OH ना होता, तो क्या होता? ये एथेन होता, यही होता ना। तो अब मैं क्या कर दूंगा, एथेन ई हटा दूंगा बस, और उसकी जगह ऑल अटैच कर दूंगा। इसके लिए यूज करते हैं वर्ड ऑल, ठीक। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑल, इसके लिए यूज करते हैं अल। जैसे कि ये है आपका 1-2 कार्बन है, इथेन होता, लेकिन मैं क्या करूंगा, ई हटा के अल यूज कर दूंगा, एथेन नल। नल को चलाओ, पानी निकालो, ठीक है। कीटोन, इसमें हम यूज करते हैं ओन सफिक्स का यूज करते हैं, ओन सफिक्स का यूज करते हैं। 1-2-3 है, 1-2-3 है। ये जो ओन है ना कीटोन, ये 3 कार्बन के अलावा बन ही नहीं सकता, 3 कार्बन से कम में बन ही नहीं सकता, 2 कार्बन में बन ही नहीं सकता। ये जैसे 2-2 कार्बन में काम हो गया, तो यहाँ 2 कार्बन में काम ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये ऐसे बनता है, C डबल बॉन्ड O होता है। तो जब C डबल बॉन्ड O है, आसपास कार्बन लगे हुए होने चाहिए, आसपास कार्बन लगे हुए होने चाहिए। तो भाई मिनिमम जो शॉर्टेस्ट कीटोन पॉसिबल है वो प्रोपेनॉन है। 3 कार्बन है तो मैं लिखूंगा प्रोपेन लिखता मैं प्रोपेन, लेकिन क्या करूंगा, ई हटा के सफिक्स ओन इस्तेमाल कर दूंगा, तो प्रोपेन नॉन। यहां पर क्या है, 1-2 है, तो ये इथेन होता इथेन, लेकिन ई हटा के क्या कर दूंगा, ओइक एसिड कर दूंगा, इथेन ओइक एसिड, ओइक होता है। इसके लिए ईस्टर क्या होगा, ये 1-2-3 है आपका, तो क्या हो जाएगा, इसको एसीटेट 8 यूज करते हैं यहां पर वर्ड, ठीक है। ये है ईथर, ये ईथर होते हैं। अब ईस्टर और ईथर में क्या अंतर होता है? ईस्टर जो होता है आपका COOR होता है, फंक्शनल ग्रुप जो होता है COOR होता है। यहां पर जो होता है ये इस तरह से होता है ROR। अब मुझे पता है कि पक्का आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर ये भी तो कीटोन भी तो ऐसे ही था, बीच में O लगा हुआ था, तो सर यहां पर जैसे ये है ना एसीटोन, तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा कुछ, जहां पर कार्बन में लगा हुआ है डबल बॉन्ड, कार्बन में लगा हुआ है ऑक्सीजन, यहां पर डायरेक्टली कार्बन से लगा सिंगल, ऐसे आप समझ लो, जैसे मान लो तो CH3C और CH2 लिख दूं, ठीक है। एक सेकेंड, यहां पर चलो वैलेंसी बाद में फुलफिल कर लेंगे, ये हो गया आपका, ठीक है। C इस तरह से, अब वैलेंसी फुलफिल कर लो, CH2
CH2 CH3। तो आप देख रहे हैं कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, 2 कार्बन एक O को जो है साथ में संभाल रहे हैं, 2 कार्बन जो है एक ही ऑक्सीजन से मजे ले रहे हैं। यहां पर एक कार्बन अकेले मजे ले रहा है ऑक्सीजन के साथ, किसमें? कीटोन में। समझ में आई ये बात? समझ में आई ये बात कि नहीं आई? ठीक है, तो यहां पर सफिक्स मैंने बता दिया, ऑल, अल, ऑन, ओइक, ठीक है। और यहां पे हम यूज करते हैं O8, ठीक है, या फिर 8 सिंपल यूज कर लेते हैं, जो ईस्टर्स होते हैं आप यहां पर देख पा रहे हैं, जैसे मिथाइल एसीटेट है, ठीक है, मिथाइल एसीटेट, तो O8 हम यूज कर लेते हैं यहां पर जो सफिक्स होता है। और यहां पर यूजुअली हम यूज करते हैं क्या? प्रीफिक्स यूज करते हैं यहाँ पर डाई, ठीक है, जैसे डाई मिथाइल ईथर, कितने अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं ऑक्सीजन के एंड में, तो उससे हम इसके लिए प्रीफिक्स का यूज करते हैं डाई, ठीक है। यहाँ पर हम सफिक्स का ना यूज करके प्रीफिक्स यूज करते हैं, खैर आप छोड़ दो आप ये, ठीक है, क्लियर यहाँ तक फंक्शनल ग्रुप। अब ये होमोलॉगस सीरीज क्या चीज होती है? होमोलॉगस सीरीज वो सीरीज होती है जो सिर्फ CH2 से डिफर करती है, ठीक है। लंबा चौड़ा से लिखा हुआ दिमाग तुम्हारा भेजा गर्म हो रहा होगा कि होमोलॉग क्या CH2 से डिफर करती है। भेजा गर्म ना करो, नहीं एक घंटा में ठंडा कर देंगे। देखो गर्म करने की जरूरत नहीं, पानी पियो आराम से, ठंडा करो। देखो होता क्या CH2 का मतलब, जैसे ये है CH3 और ये CH3 है, इसका बड़ा भाई, इसका बड़ा भाई कौन होगा? बस बड़े भाई होते हैं, CH2 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 जोड़ते जाओ, बड़े भाई मिलते जाएंगे, उन्हीं को होमोलॉगस सीरीज बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं एल्केन बनता है, जैसे मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड 2 3 4, ठीक है, CH3, ठीक, CH3, कहीं भी CH2 और जोड़ दो। मैंने क्या किया? मैंने बस CH2 और ऐड कर दिया, एक और CH2 जोड़ दो, एक और CH2, वो होमोलॉगस सीरीज, बहुत आसान है। दे डिफर बाई मास बाई 14 यूनिट, मतलब कार्बन का एटॉमिक मास 12, इसका 1, तो 2 है, तो 2 14 मास से डिफर करेगा सब, यानी दोनों के मास में 14 का डिफरेंस होगा। बस CH2 जोड़ते जाओ किसी सीरीज में, वो आपका होमोलॉगस सीरीज बन जाएगा, एज सिंपल एज दैट। आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमर जैसे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, पढ़े थे? आइसोटोप क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोबार सेम एटॉमिक मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोन सेम क्या? न्यूट्रॉन नंबर। तो आइसोमर में भी कुछ सेम होगा ना, सेम केमिकल फार्मूला लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे कि यहां पर आप देखिए सर, CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक। फार्मूला बताओ क्या होगा? ब्यूटेन है, कहीं डबल बॉन्ड तो दिख नहीं रहा, देख लो, C4H10 आएगा, ठीक। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? टेल मी गाइस, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अगेन आप पाओगे C4H10 है, लेकिन क्या इसका जो नेम है क्या वो सेम रहेगा? नो 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 नो, फॉर्मूला सेम है, केमिकल फार्मूला सेम है, नाम अलग हो जाएगा। ये क्या है? ये है ब्यूटेन। ये क्या है? ये है 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन। फॉर्मूले में क्या कोई चेंज है क्या? नहीं। स्ट्रक्चर में क्या चेंज है? बिल्कुल चेंज है। नाम में क्या चेंज है? बिल्कुल चेंज है, ठीक है। मुझे वो याद आ रहा है, कहाँ जगह है? बहुत जगह है। अरे कहाँ जगह है? अरे बहुत जगह है। ठीक है, तो CH3 CH2 CH2 CH3 क्या है? ये ब्यूटेन ही है। हम पेंटेन बनाएंगे, एक और कदम आगे बढ़ेंगे, ठीक। अब इसके मैं कितने आइसोमर बना सकता हूं? तो भैया CH3 बना लो, यहाँ CH रख लो, यहाँ पे CH3 जोड़ दो, CH2 कर लो, CH3 जोड़ दो, ठीक। यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, CH3 CH और CH2 CH3 और यहाँ पर CH3, समझ रहे हैं आप? ये 2 मिथाइल 1 2 3 4 1 2 3 4 2 पे मिथाइल आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3 4, ये तो सेम है, खैर ठीक है, ये सेम है। इसको मैं एक और इस तरह से बना सकता हूँ, रुकिएगा। इसका ऐसे बनेगा आइसोमर, चल जाओ भाई। CH3 C CH3 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 है तो अभी भी 5 कार्बन, लेकिन ये क्या है? 1 2 3 2 2
डाई मिथाइल, दो पे ही दो दो मिथाइल अटैच्ड हैं, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये क्या है? 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन। है तो अभी भी वही फॉर्मूला। ये क्या है? ये है पेंटेन। कितने आइसोमर हो गए? 3। क्या और भी बन सकता है? सर पता नहीं, देखना पड़ेगा। नहीं बनेगा। कैसे पता आपको? हमें पता है, हमें पता है। क्यों पता है? क्योंकि हमें पता है वो जो पता होना चाहिए। क्या पता है? हमें फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला? बता दें, बताओ। किसी भी मतलब इतना भी नहीं, लेकिन हाँ, आपसे अगर कभी भी उसने पूछ लिया कि इसके बताओ कितने आइसोमर बनेंगे, तो तुम बता पाओगे कि हाँ इतने आइसोमर बनेंगे। उसके लिए एक मैं तुम्हें टिरिक बता रहा हूँ। क्या बता दूँ वो टिरिक? क्या टिरिक है वो? तो वो टिरिक है, तुम इस फार्मूले का यूज़ करना। ये फार्मूला ये बोलता है 2n-4, ठीक है, +1, 2n-4 +1। ये है हमारी ट्रिक। ये n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में कितने कार्बन थे? 4। यहाँ रखो 4। गणित तो आती होगी ना। 2, दूसरा कलर का इस्तेमाल करते हैं, रंग बिरंगा होना चाहिए भाई। 2 4 -4 +1, 4 -4 0। अब किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। इतनी तो मैथ्स आती होगी ना। 2 आइसोमर बने, 2 आइसोमर बने थे, 2 आइसोमर बने थे। रुक जाइए, फोन आ रहा है किसी का, 1 सेकेंड। ठीक है, चलो भाई। तो 2 होगा इसका, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें पेंटेन की, तो पेंटेन में हमने कितना देखा था? 3 आइसोमर बने थे। देखते हैं बनते हैं कि नहीं। रखते हैं यहाँ पर 2, ठीक है। 2 5 -4 +1 कितना आएगा? 2 की पावर 1 +1, दैट मीन्स 3। है कि नहीं? 3 हमारे आइसोमर्स हैं। अब इसी तरह अगर मुझे हेक्सेन के निकालना हो, जरा बताइए हेक्सेन में कितने नंबर ऑफ आइसोमर बनेंगे? नंबर ऑफ आइसोमर इन हेक्सेन कितने बनेंगे? हेप्टेन, या तो यार मेरे को, मैं एक एक्स्ट्रा यहाँ पर स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। कीप, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा ढंग से कि हेक्सेन में कितने बनेंगे, हेप्टेन में कितने बनेंगे, ऑक्टेन में कितने बनेंगे, नॉनेन में कितने बनेंगे, ठीक है। चलो, तो हेक्सेन में 2 की पावर 6 -1 कितना आ जाएगा? 2 की पावर 6, क्या लिख रहा हूँ मैं, 2 की पावर 6 -4 +1, ठीक है, +1, यही तो फॉर्मूला था। यानी 2² +1। यहाँ पर 2 की पावर 7 -4 +1, यानी कि 2³ +1। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा 2 की पावर 8 -4 +1, दैट मीन्स 2 की पावर 4 +1। यहाँ पर क्या होगा? 2 की पावर 9 -4 +1, दैट मीन्स 2 की पावर 5 +1। 2 दूनी 4, 1 5 बनेंगे यहाँ पर आइसोमर। 2 दूनी 4, 1, 2 दूनी 4, दूनी 8, 1 9 यहाँ पर आइसोमर बनेंगे। अब यहाँ पर 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 1 17, 17 +1 यानी 18 आइसोमर बनेंगे। मुझे पता है। ठीक है, रुक जाओ यहाँ पर। और 2 की पावर 5 कितना होता है? तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 +1 33, 33 +1, ठीक है। इस तरह से मैं लिखता हूँ 32 +1, यहाँ पर लिख देता हूँ नहीं तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। 16 +1 +1, ठीक है। यहाँ पर 32 +1 +2। थोड़ा एक्सेप्शन आप बोल सकते हो कि हेप्टेन तक तो ना होगा, लेकिन ऑक्टेन में आके आपको एक और ऐड करना होगा। एक्चुअल में 18 आइसोमर होते हैं ऑक्टेन के। नॉनेन के जो आइसोमर होते हैं वो 35 आइसोमर होते हैं। यानी कि 2 की पावर 4 16 हुआ था,
16 में एक जोड़ा था, ये फॉर्मूला पूरा हमारा ये था। इसके फॉर्मूले के अलावा हमें एक और जोड़ देना है। जब आप एक और स्टेप आगे बढ़ोगे यानी नॉन एन में आओगे तो फॉर्मूले में 2 और जोड़ देना है। अब बोलोगे सर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। बेटा डिफिकल्ट हो रहा है तो बना बना के देख लो, ठीक है। अगर दिक्कत आ रही है तो बना बना के आप देख लो, 32 आइसोमर 35 आइसोमर बनाओ बैठ के, ठीक। और वहाँ पे आराम से एग्जाम में बैठना, पूरा इंग्लिश मैथ रीजनिंग सब छोड़ देना, जीके के भी सारे क्वेश्चन आइसोमर ही निकालना बैठ के तुम फिर वहाँ पे, ठीक। क्लियर? हाँ, अगर तुमको लग रहा मज़ा नहीं है ना बेटा, कोई बात नहीं, तो तुम 35 आइसोमर बनाओ आराम से, ठीक है। क्लास अभी छोड़ो, आइसोमर ही बनाओ बैठ के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फार्मूला फेल हो गया तो फिर अगर तुम्हारे ऐसा लग रहा हो कि भाई जनरल फार्मूला हम बना सकते हैं तो इस पर आविष्कार किया जाए, ठीक है। जिसको भी दिक्कत आ रही है, और आविष्कार करके अगर आपको कोई जनरल फार्मूला मिले कि ये सब में एप्लीकेबल है तो हमें भी बता दीजिएगा, अगली बार से वही पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अभी तक तो हमारी यही हाथ लगा है, ठीक है। और बाकी आपको अगर दिक्कत है फॉर्मूले से तो आप बना बना के आइसोमर देखिए, मज़ा आएगा उसमें, अलग ही आनंद आएगा, ठीक है। और जो लोग पूछ रहे हैं कि सर प्रोपेन में कितने आइसोमर बनेंगे, बेटा प्रोपेन में ये फॉर्मूला फेल नहीं होता, प्रोपेन में आइसोमर ही नहीं बनेंगे, ये सीरीज स्टार्ट ही होती है ब्यूटेन से। अब तुम ये मत कर देना कि ये आपका जैसे CH3 CH2 और CH3 है तो सर इसका आइसोमर ये बन जाएगा कि हम इसमें CH3 और CH हाँ और ऐसे कर देंगे, बेटा बहुत मार खाओगे तुम, ठीक है। ऐसे नहीं हम चले जाएंगे, ठीक है। ब्यूटेन से ही आइसोमेरिज्म स्टार्ट होती है, प्रोपेन और इन सब में इथेन में नहीं बनती है, ठीक है। मतलब 3 कार्बन और 2 कार्बन में नहीं बनती है, 4 कार्बन चाहिए उसके लिए। अब आते हैं, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक्चुअल में अभी जो हम देख रहे थे वो एलिफैटिक थे, जिनको एसाइक्लिक बोल रहे थे। कोई साइकिल बन रही थी क्या, एटलस की साइकिल या फिर किसी कोई साइकिल नहीं बन रही थी अभी यहाँ पर, अब यहाँ साइकिल बनेगी, ठीक है। साइकिल क्या होता है, क्लोज्ड लूप बनता है, जहाँ पर क्लोज लूप कैसा भी बने, ऐसा बने, क्लोज्ड बंद हो जाना चाहिए, बस वो बंद हो गया तो साइक्लिक, और खुला हुआ है तो वो एसाइक्लिक या फिर एलिफैटिक। साइक्लिक है तो इस तरह की साइकिल बनाएगा, ठीक है। अब होता क्या ना ये जो CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2 ये जो फॉर्मूले होते हैं एलिफैटिक के लिए एप्लीकेबल थे, बस उसी तक याद रखना उसको। साइक्लिकल में ये फेल हो जाता है एक्चुअल में। साइक्लिकल वाले में, साइक्लिक में अगर जैसे मान लो ये है मेरा साइकिल बन रही है CH2 और CH2, ठीक है। तो ये आपका पता है क्या है, प्रोपेन है, क्योंकि यहाँ पर आपके 3 है और एक सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर। अब क्योंकि साइकिल है तो इसको बोल देंगे साइक्लोप्रोपेन। लेकिन आप बोलोगे सर ये एल्केन है, एल्केन का फॉर्मूला तो CnH2n+2 होता है, तो 3 इसमें कार्बन है, तो इसके हिसाब से तो 3 दूनी 6 2 8 होने चाहिए, लेकिन इसमें तो 6 हाइड्रोजन है। बिल्कुल, क्योंकि जब साइकिल आती है तो फॉर्मूला एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का चेंज हो जाता है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जो फार्मूला है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर आ जाता है CnH2n, यहाँ आ जाता है CnH2n-2, यहाँ आ जाता है CnH2n-4। ये साइक्लिकल वाले में फॉर्मूला आ जाता है। अब अगर इसी साइकिल में अगर डबल बॉन्ड होते हैं तो वो एरोमेटिक बन जाता है। एरोमेटिक क्या होता है, ठीक है, लेकिन उसको पढ़ाने से पहले आपको बताता हूं कि ये हीट्रोसाइक्लिक क्या होता है। हीट्रोसाइक्लिक वो होता है जब कार्बन की साइकिल में कोई और आके घुस जाए, कोई और एलिमेंट आके घुस जाए कार्बन की साइकिल में, तो उसको हम बोलते हैं हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। समझ आया आपको? तो हीट्रोसाइक्लिक कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर 4 कार्बन की इस तरह से साइकिल हो तो उसमें ऑक्सीजन घुस जाए, फ्यूरेन, ये थायोफीन, ये पाइरोल, ये पिरिडीन, ये पिरिमिडीन, ठीक है, पिरिमिडीन, ये इमाडोजोल और ये ऑक्साडाइजोल, ठीक है। आप यहाँ तक याद कर लो, इतना ही काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। ये पाइराजोल भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस, ठीक है। क्यूनोलिन भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये जो पहला वाला है ना, पहला वाला जो ये आपका डब्बा मैं बना रहा हूँ ग्रीन से, पहली वाली जो पूरी लाइन है, ये आपको सारे हीट्रोसाइक्लिक अच्छे से याद होना चाहिए। डायरेक्टली वो बना देता है स्ट्रक्चर और पूछ लेता है पहचानो इनमें से कौन क्या है। तो ऑक्सीजन लगा है तो फ्यूरेन, सल्फर लगा है तो थायोफीन, NH नाइट्रोजन लगा है तो पाइरोल। नाइट्रोजन अगर 6 कार्बन की ये साइकिल में लगा हुआ है, मतलब सॉरी 5 कार्बन, यहाँ तो 5 कार्बन होंगे ना, मतलब 6 कार्बन होते अगर नाइट्रोजन ना होता तो, यहाँ पर 5 कार्बन होते अगर नाइट्रोजन ना होता तो, ठीक है। तो अगर ये 5 वाली पूरी साइकिल है तो नाइट्रोजन लगा है तो पाइरोल, और अगर 6 वाली पूरी साइकिल है तो पिरिडीन, और अगर 2 नाइट्रोजन लगे तो पिरिमिडीन। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। कुछ और होते हैं, ये ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये आपने पढ़ा होगा, हो सकता है कभी देखा हो आपने, ठीक है।
ये एक बेंजीनॉइड कंपाउंड है। बेंजीनॉइड क्या होता है? तो सर एक्चुअल में होता क्या है ना कि ये अगर साइकिल में डबल बॉन्ड अगर हम घुसेड़ दें तो वो एरोमेटिक बन जाते हैं। एरोमेटिक का मतलब होता है उनमें अरोमा देखने को मिलता है, यानी कि वो स्वीट, मतलब उसमें कोई ना कोई स्मेल आती है, ठीक है, स्वीट स्मेल ये होती है यूजुअली। तो एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो जिनमें कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज़ होते हैं? तो अभी जब हम पढ़ रहे थे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो एक्चुअल में जो सिंगल बॉन्ड होता है वो एक सिग्मा बॉन्ड से बना होता है। ये जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो अगर इसमें किसी एरोमेटिक, किसी एक साइक्लिकल कंपाउंड में इतने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4n+2 n नंबर ऑफ कार्बन, तो उसको बोलते हैं एरोमेटिक। ऐसा एरिक हकल जी ने बोला था। ये रूल ध्यान रखना, एरिक हकल्स रूल। उन्होंने बोला था कि अगर इतने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। जैसे बेंजीन हमारा सबसे सिंपल एरोमेटिक यहां पर अगर हम देखें तो कंपाउंड है, ठीक है। अब इसी में अगर हम कुछ और लगा दें इधर उधर से, इधर उधर, जैसे मैंने CH3 लगाया तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा टॉलिन। तो ये क्या है? एक बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग एक उसमें देखने को मिल रही है, तो बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। और इसमें CH3 अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप, तो दैट इज टॉलवीन, ठीक है। ये क्या है? आपकी टॉलीन है, जो आपको यहां पर दिख रहा है। क्लियर यहां तक सभी को? हीट्रोसाइक्लिक, साइक्लिकल वाला सब कुछ समझ में आया? जितना समझना था उतना ही मैं बता रहा हूं, नहीं तो पढ़ाने को बहुत सारी चीजें हैं यहां पर। बाउंस हो रहा है 8 से बटा अंशुमन, तो हम उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो ये आप समझ लो कि मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं घुसा हूँ, जितना नीडेड है उतना ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यस, अब यहां पर जो है चलो अब हम थोड़ा सा हल्का काम कर लेते हैं। अगर तुम्हारा दिमाग गर्म हो गया है तो ठीक है, इस चैप्टर में दिमाग गर्म होता ही होता है सबका, हर बार होता है। पहले बैच में भी हुआ था, दूसरे में भी हुआ था, तीसरे में भी हो रहा है। यही रीति का रिवाज है, विधि का विधान है। खैर, तो यहाँ पर मैं आपको पहले चलो नंबर ऑफ बॉन्ड गिनने को देता हूँ। जल्दी से बताओ कि इसमें बताओ जल्दी से कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। जल्दी से, जल्दी से बताओ सभी लोग, गिन के इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, जल्दी से। CH3, CH, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बताने हैं जल्दी से गिन गिन के। ये क्या है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। इसमें बताओ। इसी को ध्यान रखना, ऐसे भी बना देते हैं, आपने देखा होगा बेंजीन, ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाता है, लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है। खैर, तो यहाँ पर कितने बॉन्ड हैं सर? इसको हम, अगर आपको मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ तो मैं इसलिए इस तरह से बना रहा हूँ, नहीं तो अगर आप प्रो हो जाएंगे तो आप तुरंत बता देंगे गिन के। इस पूरे को मैं ऐसे खोल सकता हूँ, पूरा मैंने खोल दिया इसको, ठीक है, पूरा मैंने खोल दिया इसको। अब बताओ गिन के कितने हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो एक, पूरा गिन लो ढंग से यार, 1 2 3 4 है ही नहीं, 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो जाएंगे, ठीक है। दो का बॉन्ड तो ये दिख रहा है, 3 2 5 3 8 2 10, ऐसे भी कर सकते। यहाँ पर 3 3 6 1 7 2 9 10 11 12, इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए। ये सब क्या है? हर एक एज में एक कार्बन होता है, ने बताया था। कार्बन की, हर एक कार्बन की कितनी वैलेंसी है? 3 वैलेंसी है। एक तो फुलफिल करनी पड़ेगी ना रे बाबा, क्यों? जल्दी बताओ। यहाँ पर सबकी वैलेंसी कितनी हो रखी है? सॉरी, मतलब 2 2 हो रखी है, तो 4 वैलेंसी को फुलफिल करना पड़ेगा ना। तो हाइड्रोजन, 2 2 हाइड्रोजन जोड़ोगे ना, एक इधर एक इधर, सब में ऐसे 2 2 हाइड्रोजन आएंगे, 2 2 2 2, यानी 6 कार्बन है, तो 6 2 नहीं 12, 12 हाइड्रोजन के साथ वो 12 बॉन्ड बनेंगे, 18। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी है 3। अगर आप देखें, हर एक कार्बन की 3 वैलेंसी, 3 3 बॉन्ड है यहाँ पर।
तो यानी कि एक तो 6 तो वो, और एक हाइड्रोजन और अटैच होगा। जब एक हाइड्रोजन हम अटैच करेंगे तो यानी 6 कार्बन से 6 हाइड्रोजन अटैच होंगे, यहाँ पर 12 हो जाएंगे। सिंपल। तो ऐसे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड निकाल लेते हैं। अब आसान से ख़त्म करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ के। अब तो आसान आसान है, ठीक है। मेन वहीं था, तभी शुरू में बता दिए थे आपको, ठीक है। मेन तो अब यहाँ पर आएगा, जो कि है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ये आज लोग कम है क्योंकि आज यूपीपीसीएस का पेपर है, इसलिए, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड देखते हैं यहाँ पर। तो कंबशन रिएक्शन देखेंगे, ऑक्सीडेशन देखेंगे, एडिशन देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। आपको कंबशन ऑक्सीडेशन से पहले ही अवगत है। कंबशन का मतलब होता है किसी चीज़ को जलाना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हम जलाते हैं और एक चीज़ चलो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। तो जब हम जलाते हैं, कंबशन करते हैं, तो क्या निकलता है? जब हम हाइड्रोकार्बन्स को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, हीट मिलती है यानी गर्मी, और लाइट निकलती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, हीट मिलेगी और लाइट निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट, ठीक है। ये हो गया हमारा कंबशन रिएक्शन। अब जो कंबशन रिएक्शन होता है, यहाँ पर हम कंबशन किसका करवाएंगे? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। ये क्या होते हैं आपको पता है? सैचुरेटेड मतलब एल्केन, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है एल्कीन और एल्काइन, ठीक। क्लियर बात यहाँ तक? तो जो सैचुरेटेड होता है वो बर्न करता है क्लीन ब्लू फ्लेम में, ठीक है। कैसी फ्लेम होती है? क्लीन होती है, ब्लू होती है और क्लीन होती है। क्लीन का मतलब होता है इसमें कोई इस तरह का सूट नहीं निकलता। सूट का मतलब होता है ऐसे काला काला धुआं नहीं निकलता बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप बोलोगे अब ये जो होता है, ये जैसे फॉर एग्जांपल गैस चूल्हा है, तो गैस चूल्हे में हमारा एल्केन होता है। एलपीजी जो सिलेंडर होते हैं, एलपीजी सिलेंडर, उसमें मेनली होता है हमारा ब्यूटेन। प्रोपेन भी होता है थोड़ा, ब्यूटेन मेनली होता है। तो ब्यूटेन क्या है? एल्केन है। तो एल्केन क्लियर ब्लू फ्लेम देते हैं कि नहीं देते हैं? और ये जो एल्केन होते हैं जो क्लियर ब्लू फ्लेम में बर्न करते हैं, जैसे मैंने बताया हीट और लाइट मिलती है, तो इनके केस में हीट ज़्यादा मिलती है, लाइट कम मिलती है। यहाँ पर अनसैचुरेटेड को जलाने में लाइट ज़्यादा मिलती है, हीट कम मिलती है, ठीक। क्लियर है इतनी चीज़? तो एलपीजी आपका ब्यूटेन होता है, एलपीजी गैस। और अब भी आपने सुना होगा जयपुर की घटना है कल, है ना, राजस्थान में कल एलपीजी सिलेंडर फटा। आई थिंक बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। आई थिंक 70 से ज़्यादा लोग आई थिंक मरे ना उसमें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो वो एकदम से क्या है कि ये गिव्स क्लियर ब्लू फ्लेम। अब मैं क्या बताना चाह रहा था, हाँ, आप बोलोगे सर हमारा जो तवा है जो गैस चूल्हे पे चढ़ाते हैं उसमें तो ऐसा नीचे काला काला जम जाता है। वो इसलिए जम जाता है क्योंकि जो आपका गैस चूल्हा है, जो उसके छेद हैं वो ढंग से खुले नहीं हुए हैं। अब क्योंकि ढंग से वो खुले नहीं हुए हैं तो उनका इनकम्प्लीट कंबशन होता है। जो आपका ये ब्यूटेन होता है लेकिन उसका इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से होता है वो, ठीक है। पीछे मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि किस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनाया गया था सबसे पहली बार? यूरिया। फ्रेडरिक वोलर जी ने बनाया था, ठीक है। इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर गिव्स सूटी फ्लेम, जो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपके वो गैस चूल्हे के जो छेद होते हैं भर जाते हैं तो ऑक्सीजन एयर की उतनी सप्लाई मिल नहीं पाती है, तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है जिसकी वजह से सूटी फ्लेम मिलने लगती है आपको। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी इनकम्प्लीट कंबशन में वो होता है, पूरा कराओगे तो नहीं होगा। और अनसैचुरेटेड वाले क्लीन येलो सूटी फ्लेम में बन होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। ऑक्सीडेशन करवा लेते हैं। तो जैसे ये ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है? जैसे अल्कोहल है, ठीक है, तो ये अल्कोहल जो है ये आपको एसिड मिल रहा है। और हम कैसे करवाते हैं? ये हम करवाते हैं हाई ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जैसे कि ये आपका पोटाशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, और ये आपका पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है, नाम भी पूछ लेता है, पोटाशियम परमैंगनेट, मैंगनेट, ठीक है। और ये आपका पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस में हम क्या करवाते हैं? तो ये जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये ऑक्सीडाइज हो जाता है अल्कोहल से एसिड में, ठीक है। कैसे अगर हुआ है, अगर ये समझना है तो तुम्हें हम समझा देते हैं, वैसे हम किसी को समझाते हैं नहीं, ठीक है, कि ये दारू मतलब अल्कोहल से एसिड कैसे बना है। अब क्योंकि तुम लोग जो हो अपने ही हो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन भर भर के इनके द्वारा मिलेगा क्योंकि पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो पानी निकाल देना होता है हमें, ठीक है। कई सारी चीज़ें करते वक्त पानी निकलता है, जैसे यहाँ पर जब हम अल्कोहल की रिएक्शन जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाते हैं तो पानी निकलता है,
ठीक है। और एक ऑक्सीजन इसको एक मिल जाएगा और एक ऑक्सीजन से पानी निकल जाएगा, दो दो ऑक्सीजन होंगे यहाँ पे, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसका ले लो, ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो, दो हाइड्रोजन इसको लेके एक ऑक्सीजन से पानी निकाल दो, तुरंत माहिर हो तुम पानी निकालने में, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे और डाल दो तो COOH बन जाएगा, बन गया एसिड अल्कोहल से। खैर, अब आते हैं एडिशन रिएक्शन क्या होती है। तो एडिशन मतलब होता है जहाँ पर कुछ चीज़ हम जोड़ते हैं, एडिशन रिएक्शन उसको बोलते हैं, ठीक। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सर पूरे प्योर मेट कैसे बनाए फ्रॉम ब्रेकिंग मेट, क्या बोल रहे हो अभी। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड जब हम करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलता है। सैचुरेटेड का मतलब वो सैचुरेट हो चुका है, उसका कुछ नहीं हो सकता है, वो अब कोई किसी को ऐड नहीं करेगा। जैसे सैचुरेटेड सोल्यूशन पढ़ा था, क्या होता है, जो सोल्यूशन बिल्कुल भी सल्यूट को ऐड नहीं कर सकता है उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बोल रहे थे। तुम पढ़ के सैचुरेट हो जाते हो, तुम बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हो भी, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड है, वो किसी को ऐड नहीं करेंगे। ये क्या है, अभी हिम्मत रखते हैं हाइड्रोजन ऐड करने को, तो जब अगर हम अनसैचुरेटेड वाले में, चाहे वो एल्कीन है या एल्कीन है, हम चाहे वो एल्काइन में भी कर सकते हैं हाइड्रोजन ऐड। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन लेके यार डाल दिया, भैया कैटलिस्ट वेटलिस्ट लाना पड़ेगा, निकल ले आओ, पैलेडियम ले आओ, इन सब के प्रेजेंस में करना पड़ेगा, ठीक है। इसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, सैचुरेट हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं कहाँ पर, यूज़ करते हैं वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाने में, वेजिटेबल घी बनाने में। जैसे लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन चेन होता है, जो हमारा वेजिटेबल ऑयल होता है वो अनसैचुरेटेड होता है, उसको सैचुरेटेड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम हाइड्रोजनेशन करवा देते हैं। इसको यू कुकिंग में प्रेफर किया जाता है। ये एनिमल फैट जो होता है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और ये हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए, इसीलिए उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता है। अब आते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे किसी ना किसी का सब्सटीट्यूशन हो रहा है, कोई जा रहा है और उसकी जगह में कोई आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, ये है मेथेन, ठीक है, ये क्या है, ये है मेथेन, जिसको कि नेचुरल गैस में यूज़ करते हैं। आपको पता है ना, हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल गैस का प्राइमरी प्रमुख घटक होता है ये नेचुरल जो गैस होती है उसमें, और इसको हम और किस नाम से जानते हैं जरा बताएंगे नेचुरल गैस को। अब इसमें हम अगर क्लोरीन ऐड करते हैं, अब ऐसा नहीं कि सीधा क्लोरीन डाला ऐड हो गया, सनलाइट में जो हमारी यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उसकी प्रेजेंस में हमें रिएक्ट करवाना होता है, तो ये एक हाइड्रोजन हटता है और एक क्लोरीन जुड़ जाता है, फिर से वही रिएक्शन करवाओ, फिर से सनलाइट यानी अल्ट्रावायलेट रेज की उसमें कराओ प्रेजेंस में, एक और हाइड्रोजन हट जाएगा, एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, क्योंकि चार तो बॉन्ड बनने चाहिए। फिर से सनलाइट में करवा दो, फिर से एक हट जाएगा, एक Cl जुड़ जाएगा, CH3। इसी का इसका कॉमन नेम क्या है जरा बताओ। देखा होगा तुमने, एक वो भागम भाग करके थी ना, वही तो थी मूवी जिसमें अक्षय कुमार और ये सब राजपाल यादव होते हैं शायद, पैसा पैसा कर दी है क्यों पैसे पे, तो वो वाला जो गाना होता है ना, तो उसमें देखा होगा कि रुमाल से वो बेहोश कर देता है, क्या होता है वो क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। इसमें और रिएक्शन करवाओगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा, CCl4 बन जाएगा, ठीक। तो ये रिएक्शन बस यहीं पे खत्म हो जाएगी कि आप किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। हाइड्रोजन तो सारे चले गए, तो ये क्या हो गई, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं कि देखो जितनी ज़्यादा लॉन्ग, पहली बात तो हम एल्केन एल्कीन और एल्काइन को डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एल्काइन का सबसे ज़्यादा होता है, देन एल्कीन का, एंड देन एल्केन का, ठीक है। ये हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे याद कर लो, तीन तीन बॉन्ड है, तीन तीन बॉन्ड को तोड़ना है, सिर्फ दो बॉन्ड को तोड़ना है, और यहाँ पर सिर्फ एक बॉन्ड को तोड़ना है। तो ये ज़्यादा टफ होगा, ये थोड़ा कम टफ होगा, और ये सबसे आसान होगा तोड़ना, ठीक। सॉल्युबिलिटी की बात कर लें, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ठीक है, अगर यहाँ पर हम सॉल्युबिलिटी की बात कर लें और बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बॉइलिंग पॉइंट में फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ, जैसे ये आपका CH3 हो गया, आपका क्या है, इथेन है, ठीक। अगर मैं वो लिख दूँ CH3 CH2 CH3, मैं लिख दूँ CH3 CH2 CH2 CH3, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेन को लंबी करता जा रहा हूँ। जैसे जैसे चेन लंबी होगी वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा और उसकी सॉल्युबिलिटी लेकिन कम होती जाएगी। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, बॉइलिंग पॉइंट का। लेकिन सॉल्युबिलिटी का, ये मैं इसको C2H6 लिख दूँ, इसको C3H8 और इसको C4H10, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का ये ऑर्डर होगा, जितनी लंबी चेन करेंगे
उतना कम सॉल्युबिलिटी होता जाएगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी और ये सब आप समझ गए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड पढ़ लेते हैं, यानी कि चैप्टर हमारा खत्म हो गया वैसे तो। अब हम जैसे कि मेथनॉल, एथेनॉल, क्योंकि तुम्हारा इनमें इंटरेस्ट होगा, है तुम्हारा इनमें इंटरेस्ट होगा ना, अल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं। किसी के मुंह पानी वानी तो नहीं आ रहा है भाई, इतना तो कोई यहाँ पर है ना उच्च दर्जे का कोई तो नहीं है कि भाई एथेनॉल मेथनॉल सुनते ही मुंह में पानी आ रहा हो किसी के, हैं। तो एथेनॉल हो गया, मेथनॉल हो गया, और डिफरेंट टाइप के अल्कोहल, समझ रहे हो बेटा, डिफरेंट टाइप के अल्कोहल पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, तो मेथनॉल पे आते हैं अभी। तो मेथनॉल को जो है हम बोलते हैं क्या, वुड स्पिरिट के नाम से जानते हैं, बिकॉज सबसे पहले वुड से बनाया गया था इसको। ठीक है बेटा, सिंह सोनू रुक जाओ, तुम्हें आखिरी वार्निंग है, ठीक है, और अगर तुम नहीं रुके तो हमेशा हमेशा के लिए तुमसे हमें अलविदा कहना पड़ेगा। अपर्णा योर ग्रॉजियस, बेटा बहुत मार खाओगे आरुष। यहाँ पर मास्टर लगा हुआ पढ़ाने में, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट दिमाग लगा रहे हैं कि क्या होगा कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, ये अपना अलग लगे हुए हैं, डीपी खोल खोल देख रहे होंगे ये अपना गॉर्जियस कौन है कौन नहीं, ये देख रहे हैं। सर लॉ ऑफ गैसेस पेंडिंग है, यस खुशी जी पेंडिंग है, वो हम लोग करेंगे अगर इसी लेक्चर में रहा टाइम, नहीं तो फिर एक और टाइम रहेगा, मतलब एक और क्या कि देखो क्वेश्चन तो हो नहीं पाएंगे इस लेक्चर में, तो क्वेश्चन तो मैं एप्लीकेशन में कराऊंगा, नहीं होगा तो वहीं पर ही छोटा सा 10 मिनट का टॉपिक है वहाँ पर करा दूंगा, है ना। चलो गैसियस लॉ भी पढ़ेंगे अभी, है ना। तो मेथनॉल पे आते, तो मेथनॉल को वुड स्पिरिट क्यों बोलते हो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वुड से ही एक्सट्रैक्ट किया गया था सबसे पहले, इसलिए। इनटेक ऑफ मेथनॉल इज वेरी स्मॉल क्वांटिटीज कैन कॉज डेथ। यस, क्यों डेथ हो जाती है, बिकॉज मेथनॉल ऑक्सीडाइज टू मेथनॉल इन लिवर एंड कोगुलेट्स प्रोटोप्लाज्म। देखो ऐसा नहीं कि मेथनॉल, अब होता क्या है कि जो एथेनॉल जो पी जाती है, जो अल्कोहल होता है, पहली बात तो सर वो प्योर एथेनॉल वो भी नहीं होती है, जो पी जाती है वो एथेनॉल होती है, लेकिन वो भी अल्कोहलिक ड्रिंक में एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, एक इंग्रेडिएंट होता है, ऐसा मत समझना कि प्योर एथेनॉल होती है। प्योर एथेनॉल भी अगर पी लोगे ना तो भी मतलब लीथल है वो, प्योर एकदम प्योर अगर पियोगे तो एक्चुअल में वो एक लिकर होती है, जिसको आप अल्कोहल बोल देते हैं, वो लिकर होती है, और उस लिकर में अल्कोहल होता है, मतलब एथेनॉल होता है। अब कितना पर डिग्री अल्कोहल है वो डिटरमाइन करेगा कि वो रम है, विस्की है, बियर है, स्पिरिट है। क्यों, जैसे विस्की में भी रेड वाइन में भी रेड वाइन है, खैर ज़्यादा डीप हो रहा है, छोड़ देते हैं, है ना, थोड़ा भावुक हो जाता हूँ मैं इन चीज़ों में, तो खैर ज़्यादा भावुक नहीं होते हैं। होता क्या है कि एथेनॉल को भी पीने में आप सुनते होंगे कि भाई अगर अल्कोहल पे पियोगे तो ज़्यादा लिवर खराब हो जाएगा ना, होता है बिल्कुल, लेकिन वे भी लोग मानते नहीं हो ना मानेंगे, यही रीति का रिवाज या विधि का विधान है, चाहे जितना लोगों को समझा लो, पीना है तो पीना है। इक्का दुक्का लोग भले छोड़ते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग कोई मतलब नहीं, क्योंकि छोड़ नहीं पाते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा वो होता है, मतलब एडिक्टिव टाइप होता है। ठीक है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता है, मतलब लोग छोड़ नहीं पाते हैं। बट एक्चुअल में मेरे घर में ही अगर मैं बात करूं, वैसे तो जैसे हमारे घर में जैसे फादर ने कभी आज तक नहीं ड्रिंक किया था, और मेरे अंकल जो है वो कभी कभी ड्रिंक करते थे, और पापा इस बात से काफ़ी नाराज़ रहते थे उनसे, मतलब बोलते तक नहीं थे पापा उनसे। ठीक है, एंड जिस दिन पापा की डेथ हुई थी उस दिन के बाद से, ठीक है, इट हैड बीन 1.5 ईयर, चाचा ने मतलब आज तक, ठीक है, ड्रिंक नहीं किया, मतलब तब मानते नहीं थे चाचा, ठीक है, और रेगुलर फ्रीक्वेंट थे, लेकिन अभी जो है तब से एकदम ही बिल्कुल उन्होंने, मतलब नॉट इवन अ सिंगल डे, मतलब पूरा ट्रांसफॉर्म हो गए। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में वो होता है भाई भाई का प्यार, ठीक है, कि मतलब पापा जब बोलते थे तो नहीं माने, लेकिन जब पापा की डेथ हुई तो उसके बाद से तब से चाचा ने एक बार भी कंज्यूम नहीं किया। लेकिन यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि हर 3 में से एक बंदा, दैट मीन्स 33% ऑफ वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन ड्रिंकर है। यस, 33%, इट इज़ अ लार्ज नंबर। 3 आउट ऑफ 1, मतलब 1 आउट ऑफ 3% इज़ अ ड्रिंकर, रेगुलर ड्रिंकर। रेगुलर ड्रिंकर की बात हो रही है, मतलब रेगुलर है, जो कभी कभी ओकेजनल ड्रिंकर, तो वो तो और बड़ा नंबर निकल के आएगा। एंड इट इज़ अ रफली $1.7 ट्रिलियन का मार्केट है ये। $1.7 ट्रिलियन, इतनी तो इकोनॉमीज भी नहीं है बहुत सारी। ठीक है,
तो होता क्या है कि नॉर्मली ये एथनॉल जो होता है, जैसे ही आपने पहली बार भी आपने ड्रिंक किया, आपका लिवर तुरंत सबसे पहले इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जो एथनॉल है वो आपके लिवर में एसिटाल्डिहाइड में बनता है, देन वो फर्दर इस तरह से प्रोसेस होता है कि वो आपके लिवर को डैमेज करने लगता है। मेथनॉल के साथ क्या है कि मेथनॉल लेते ही वो आपका मेथनॉल एसिटाल्डिहाइड में ना बन के मेथेनल में ऑक्सीडाइज होता है। मेथनॉल नहीं है ये, ठीक है, मेथनॉल विल ऑक्सीडाइज टू मेथेनल, H2O निकल जाएगा, और मेथेनल जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं, मेथेनल ही बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, इसको हम फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं। तो इसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये बहुत घातक होता है। और ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके फॉर्मिक एसिड बन जाता है। ये वही एसिड है, अगर आपको याद आ रहा हो, जो स्टिंग ऑफ बी में देखने को मिलता है, जो चींटी के डंक में देखने को मिलता है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यस इनफ है। कुछ लोग यार, 2-3 लोग इतने वो हैं कि बार बार वही सेम कमेंट करते रहते हैं, ठीक है, बाकी लोग के कमेंट दिख ही नहीं पाते। आई एम स्टूडेंट ऑफ 2.0 प्लीज़ टेल, आपने अपना नंबर कौन से लेक्चर में शेयर करा था, मुझे आपसे बात करना है। नंबर वो शेयर नहीं कर सकता मैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? इज़ पॉलिटी इनफ फॉर स्टेट PCSC? यस चंदन जी, बाकी जितना भी सिर्फ पॉलिटी नहीं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस जितना भी कर रहे हैं आप अपने किसी भी स्टेट का भी, आज PCS का एग्ज़ाम ही है, ठीक है, UP PCS का, ठीक है। अभी तो मुझे पता नहीं ना क्या आया क्या नहीं है, अभी एग्ज़ाम होने दीजिए, पेपर आने दीजिए, मैं शेयर करूँगा, आप खुद ही देख लीजिएगा जो आपने अभी तक पढ़ा है, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी पढ़ी हो, चाहे आपने बायो पढ़ी हो, चाहे अभी आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो, आज ही खत्म हो रही केमिस्ट्री, आप देख लीजिएगा आप कितना कर पा रहे हैं कितना नहीं कर पा रहे हैं। सब चीज़ें आपके सामने। कोई अभी ओडिशा PCS का हुआ था, कुछ ओडिशा PCS और कुछ स्टेट के तो PCS बहुत ही मतलब ऐसे मतलब लो लेवल के होते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ध्यान रखना, मेथनॉल आपका वुड स्पिरिट होता है और इथेनॉल इंग्रेडिएंट मतलब होता है। और ये डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, तो डीनेचर्ड अल्कोहल एक्चुअल में होता क्या है कि आपने देखा हो जैसे बिहार में अल्कोहल बैन हो गई थी, है ना, अभी भी है, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं सिरप विरप में भी इसको इस्तेमाल भी करते हैं, सिरप वगैरह में कफ सिरप ही चढ़ा डालते हैं, मतलब कफ सिरप ही पूरी लोग चढ़ा रहे हैं 3-4 नशा नशा करने के लिए, आदी हो गए नशे के, ठीक है। तो ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि इस तरह से लोग कंज्यूम ना करने लगे किसी भी अल्कोहल को, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है, अल्कोहल की डीनेचरिंग कर दी जाती है, मेथनॉल ऐड करके उसको लीथल बना दिया जाता है, टू प्रिवेंट द मिस यूज़ ऑफ एथनॉल प्रोड्यूस फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। अब इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, अब जैसे एथनॉल को हम यूज़ करते हैं पता है कहाँ पर, इसको हम यूज़ कर लेते हैं एज अ फ्यूल के तौर पे भी। क्यों? क्योंकि बड़ा अच्छा जलता है ये। आप अगर कभी एथनॉल लो, प्योर एथनॉल उसको डालो तो एक्चुअल में थोड़ा तुरंत वेपराइज भी हो जाता है, ये वेपराइज हो जाता है, लेकिन तुरंत उसमें तुम अगर माचिस की तीली डालो, आग लगाओगे उसमें कुछ भी लाइटर वाइटर से, भम करके जलेगा एकदम, बहुत भयंकर, एकदम लाइट और हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसको हम एज अच्छा फ्यूल के तौर पे भी यूज़ करते हैं। अब फ्यूल के तौर पे पता चला आया, वर्कर के हाथ लगा, वर्कर ले भैया पीने में लगे हुए हैं, जिसके काम के लिए आया था वो काम हो ही नहीं रहा है, काम भी नहीं हो रहा है, वर्कर की हेल्थ भी ख़राब हो रही है ठीक है। तो क्या कर दी जाती है, डीनेचरिंग कर दी जाती है। उसका एक्चुअल जो काम होता है, मतलब जो नशा वाला जो काम है, एक्चुअल में जो एथनॉल होता है ना, काफ़ी प्लेजेंट स्मेलिंग होता है ये। आपको लगता होगा दारू में पड़ता बहुत इसी की वजह से गंध आती होगी, ना 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 ना, ये काफ़ी प्लेजेंट स्मेलिंग होता है ये। वो मैंने बताया, वो दारू जो आप होती है, ठीक है, शराब, वो लिकर एक्चुअल में है, उसमें एथनॉल तो बस एक कॉम्पोनेंट है उसका बस, ठीक है। तो मेथनॉल से क्या कर दी जाती है, उसका ट्रू नेचर चेंज कर दिया जाता है और डीनेचर्ड अल्कोहल बोला जाता है उसको। एथनॉल की कुछ रिएक्शंस है, जैसे कि सोडियम के साथ अगर हम करवाएंगे तो यहाँ पर सोडियम मेथॉक्साइड मिलेगा, ठीक है। और अगर हम इसका क्या करवा देंगे इसका हम डिहाइड्रेशन, ठीक है, इसका पानी निकाल देंगे, तो पानी निकालते क्या बन जाएगा, ये एल्कीन बन जाएगा। कैसे पानी निकलेगा, CH3 CH2OH है, तो पानी निकाल दो, HOH निकाल दोगे तो यही बनेगा आपका CH2 CH2, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर होगा, किसी कोई डाउट होगा नहीं, और अगर अभी है तो पूछ लो, तब तक मैं अपने हाथ गर्म कर लूँ। और कमेंट भाई स्पैम मत किया करो, ठीक है। चलो, तो अभी आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल का मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि कौन सा पीना चाहिए कौन सा नहीं, वो मैं नहीं बताने वाला हूँ। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल क्या होते हैं वो हम देखने वाले हैं। अभी CGL में आई थिंक CGL 2022 में आई थिंक क्वेश्चन पूछ लिया था इसमें एक बार, एक क्वेश्चन, ठीक है।
चलो, तो प्राइमरी का आपका अल्कोहल क्या होता है? ठीक, ये प्राइमरी कार्बन है जिसके पास 3 हाइड्रोजन थे। 3 हाइड्रोजन तो थे, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप ये आ गया। उसमें अगर आपने अटैच कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्राइमरी। ठीक, ठीक है। तो प्राइमरी कार्बन एटम क्या होते हैं? जो एक कार्बन एटम से अटैच्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी हम बोल देंगे ये अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है और एक यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। जैसे अब इसी में मैं ले लूँ CH3। वैसे अल्काइल ग्रुप को ना इन शॉर्ट R से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर मैं R लिख दूँ तो R का मतलब है कोई भी CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, कुछ भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो मैं यहाँ पे R ही लिख दूँ क्या? ठीक है, R C, 2 अल्काइल ग्रुप है, यानी कि एक कार्बन से दो दो कार्बन है, तो ये सेकेंडरी कार्बन होगा। ऐसे में अगर इस तरह कार्बन में अटैच्ड है तो इसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। ऐसा कार्बन जिसमें 3 अल्काइल ग्रुप हैं और अगर उसमें मैंने अल्कोहल ग्रुप अटैच कर रखा है तो इसको टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। समझ में आनी चाहिए बात? ठीक। एथेनोइक एसिड पे आते हैं। एथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं और ये विनेगर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। 5 से 8% जो सोल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का वाटर में, उसको हम यूज़ करते हैं अचार वगैरह के प्रिवेंटिंग में, मतलब एज आ, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, प्रिजर्वेटिव के तौर पे। ठीक है, ध्यान रखना। इसी तरह सोडियम बेंजोएट, O8 किसके लिए यूज़ करते हैं? ईस्टर्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सोडियम बेंजोएट को यूज़ करते हैं कहाँ पर? यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, जो टोमेटो सॉस वगैरह होते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेटिव। यहाँ पर एल्काइन, जहाँ पे आपने लिखा था ना एल्काइन वगैरह, ठीक है, जहाँ पे एल्काइन लिखा था जहाँ पर आपने एल्काइन लिखा था ना, वहाँ पर एक एल्काइन का यूज़ लिख लीजिएगा, जैसे कि एसिटिलीन। ठीक है, एसिटाइलिन होता है, इसको वेल्डिंग ऑफ मेटल्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, वेल्डिंग ऑफ मेटल्स में, वेल्डिंग ऑफ मेटल्स। जैसे इसका इथीन होता है, तो ये क्या होता है? ये फ्रूट राइपनिंग में गैशियस हार्मोन भी होता है, हम बायो में पढ़े हुए थे। इसको आर्टिफिशियली भी यूज़ किया जाता है फ्रूट राइपनिंग में। एल्केन का यूज़ हमने पढ़ लिया, जैसे कि ब्यूटेन है तो LPG गैस सिलेंडर्स में यूज़ की जाती है, खाना वाना बनाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है प्योर एथेनोइक एसिड का, वो 290 केल्विन होता है। हैंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर्स। तो विंटर्स के टाइम पे, या फिर अगर आप रूम टेम्परेचर से जरा सा टेम्परेचर कम करो, तुरंत ये जम जाता है ग्लेशियर की तरह। तो इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। रिएक्शन विद बेस आप देखिए, जब एसिटिक एसिड की रिएक्शन यहाँ पर हम एल्कली के साथ करवा रहे हैं, कल ही पढ़ाया था एल्कली क्या होते हैं, जो बेस आपके डिजॉल्व हो जाते हैं पानी में। ठीक है, ठीक है। तो सोडियम आपका क्या बन गया? सोडियम एथेनॉइड बन गया। ठीक है, अभी देखेंगे इस रिएक्शन का यूज़ होगा आगे। ईस्टर क्या होते हैं? तो जब हम अल्कोहल की रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन ईस्टर के साथ करवाते हैं, सॉरी अल्कोहल की रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तो ईस्टर बनता है। कैसे? अगेन पानी निकल जाएगा, ये निकाल दोगे आप तो CH3COO, सिंपल, क्लियर है ये चीज़? ठीक है, CH3COO R बन गया आपका। देखो एसिड जो होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कभी ये तुम गलती से मत सोच लेना कि अल्कोहल ग्रुप है ना, ये एसिडिक ग्रुप है। C के साथ OH लगा है, वो डबल बॉन्ड O लगा है, ये COOH ग्रुप है। ये ध्यान रखना इस चीज़ का हमेशा, ये इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, और इसका नाम बताओ क्या होगा, कौन सा एसिड होगा? ये कौन सा एसिड होगा? नाम बताइए जल्दी से, IUPAC जो मैंने आपको समझाई थी अभी। तो इसको OH मत कर देना इसको कभी। ठीक है, 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन ओइक एसिड, प्रोपेन ओइक, ये OH मत सिर्फ जोड़ लेना कि अल्कोहल हो गया। COOH वो पूरा अलग से। ठीक है,
तो ये आपका ये ईस्टर बन गया, फॉर्म बाई रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल, और इस तरह की रिएक्शन को ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं, परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट में यूज़ किया जाता है, जब मैंने बताया था, जैसे वनीला आइसक्रीम, ये फ्लेवर आइसक्रीम, वो सब यही होते हैं आपके। अब आते हैं अपने आखिरी रिएक्शन पे और आखिरी टॉपिक पे, एंड दैट इज सपोनिफिकेशन। सपोनी का मतलब जिससे साबुन बनाते हैं वो रिएक्शन, उसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन। यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप्स ऑन ट्रीटिंग ईस्टर विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो जब यहाँ पर जो ईस्टर बना, अब जब इसकी रिएक्शन हम NaOH के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, होगा ये कि C2H5OH निकल जाएगा, और ये जो Na है ये जुड़ जाएगा यहाँ पर CH3COONA, छोटे वाले अल्काइल ग्रुप के साथ। अब ये जो हमारा सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट बना लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटेशियम भी ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं, ठीक है, वो भी अच्छा बेस होता है। तो इनके जो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक जो एसिड होते हैं उनको हम बोलते हैं सोप। फॉर एग्जाम्पल पैल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, आप अपने साबुन का देखना कभी जो इंग्रेडिएंट होते हैं, ठीक है, तो उसमें सोडियम स्टीयरेट मिलेगा, सोडियम पाल्मिटेट मिलेगा, बड़े लंबे लंबे चेन्स होते हैं ये, ठीक है, 17 कार्बन, 20 कार्बन की चेन पूरी होती है, उससे बनते हैं ये आपके साबुन। साबुन किस तरह से क्लीनिंग करता है वो भी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में 2 एंड होते हैं। क्या होते हैं? 2 एंड होते हैं साबुन में, एक होता है आपका हाइड्रोफोबिक और एक होता है, ठीक है, एक होता है हाइड्रोफोबिक जो पानी से डरता है, और एक होता है हाइड्रोफिलिक जो पानी से प्यार करता है, ठीक है, 2 एंड होते हैं इसमें। तो अब जैसे मान लो एक ग्रीस है, ठीक है, तो ग्रीस से कौन अटैच करेगा? जो पानी से डरता है वो ग्रीस से प्यार करेगा, ऑयल से प्यार करेगा। ग्रीस, डर्ट जो हमारे कपड़े में लग जाता है जिसको हम साबुन लगाते हैं, तो क्या होता है, साबुन के 2 एंड होते हैं। एक जो छोर होता है जो हाइड्रोफोबिक है, जो पानी से डरता है, तो पानी से डरता है तो पानी के पास नहीं जाएगा, वो ग्रीस के पास जाएगा, ठीक है। वो ये वाला एंड जो है, ये वाला जो एंड है, ये एंड है, आप ऐसे समझ लो ये ग्रीस है, ठीक है। तो ये वाला जो एंड अटैच होगा वो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक, जो पानी से डरता है, पानी इधर है दूर में, वो ग्रीस से अटैच होगा। जो पानी से प्यार करता है वो पानी की तरफ होगा, जो पानी से प्यार करता है वो पानी की तरफ होगा। इस तरह से पूरा बन जाता है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं मिसेल। मिशेल ओबामा में नहीं है ये, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मिसेल, ठीक है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है, तो इस तरह से साबुन क्या करता है, फिर इसको हम ऐसे रगड़ते हैं तो पूरा निकल जाता है ये पूरा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स, इट फॉर्म इमल्शन। इमल्शन क्या होता है, लिक्विड जब हमने पढ़ा था कोलोइडल सोल्यूशन में, जब डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होता है डिस्पर्सिंग मीडियम में, तो उसको इमल्शन बोलते हैं। सोप मिशेल विल शो टिंडल इफेक्ट, तो ये क्योंकि क्लाउडी अपीयर होता है, तो सोप मिशेल टिंडल इफेक्ट दिखाएगा ये, ठीक है। और ये आयन रिपल्शन पूरा वो मैंने आपको समझा दिया, मिसल में पूरा होता है, ठीक है। ऐसा जितना डेप्थ में नहीं पूछेगा। और सोप आपने सुना होगा कि साबुन अगर कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा गंदा टाइप आता है, ठीक है, जिसको हार्ड वाटर बोलते हैं। हार्ड वाटर मैंने आपको कल बताया था, क्या होता है हार्ड वाटर, जल्दी से बताइए। तो हार्ड वाटर जहाँ पर ज़्यादा आता है तो वहाँ पर साबुन काम नहीं करता है। इसलिए नहीं काम करता है क्योंकि हार्ड वाटर वो होता है जहाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट भी मौजूद होते हैं पानी में। तो वो जो अभी हम हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक की देख रहे थे, साबुन का जो पूरा होता है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, वो इसके साथ मिल के एक अजीब तरह का स्कम बना देते हैं, स्कम। और वो काम करता नहीं, एसिडिक कंडीशन में भी नहीं काम करता, तो वहाँ पर डिटर्जेंट काम करता है। डिटर्जेंट क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक या फिर सल्फोनिक एसिड या फिर अमोनियम सॉल्ट। वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड था, यहाँ सल्फोनिक एसिड है, ठीक है। विद क्लोराइड, ब्रोमाइड आयंस एक्सेट्रा, दे वर्क इन हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। एक चीज़ यहाँ पर, चलो अभी आप मुझे याद दिलाना, मुझे हेलो एल्केन के बारे में आपको पढ़ाना है, ये हेलो क्या होते हैं, ठीक है। हेलो एल्केन तो वर्क्स इन हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, दोनों में काम करता है, और ये आराम से साबुन से जल्दी जो है चीज़ों को ख़त्म करता है। और यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, एंड दैट इज़ जो फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको पढ़ाए थे ना, तो फंक्शनल ग्रुप अगर हमारा कोई ये है, ये मतलब हेलोजन है, यानी क्लोरीन लगा है, फ्लोरीन लगा है, ब्रोमीन लगा है, आयोडीन लगा है, तो ये क्या है, हेलोजन है। तो ध्यान रखना, इनके लिए सफिक्स नहीं प्रीफिक्स यूज करते हैं हम, इनके लिए सफिक्स नहीं प्रीफिक्स यूज करते हैं। जैसे ये OH लगाया तो एथेन ऑल बन गया, एथेन ओइक एसिड, ठीक है, प्रोपेन ओइक एसिड, एसीटोन मतलब सफिक्स लग रहा है। हेलोजेंस अगर किसी में लग जाए एज फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आई है, जैसे ये है,
तो क्या बोलेंगे इसको, इसको ये नहीं बोलेंगे मेथ क्लोरो, ऐसा नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लोरोमीथेन। आपने देखा क्या लापरवाही का नतीजा। यहां पर हमने जो क्लोरो ग्रुप था उसको बाद में सफिक्स के तौर पे नहीं प्रीफिक्स के तौर पे लिया। अगर एफ लगता तो फ्लोरोमीथेन, ये है तो डाई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो पहले यूज करते हैं प्रीफिक्स के तौर पे, कभी इनको सफिक्स के तौर पे यूज नहीं किया जाता है। ठीक है। अब अगर आपको एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट जो इससे इस चैप्टर से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा बीच में छूटा था, अगर आप कहें तो मैं आपको बता दूं, एज सच कोई बहुत टफ नहीं है, चलो मैं बता देता हूँ। और गैशियस लॉज जो है वो मैं आपको करवा दूंगा, बिकॉज काफ़ी आई थिंक पहले ही टाइम हो चुका है और काफ़ी मतलब आप लोग है ना। ये सर बहुत लंबा खींच रहे हो, तो बेटा खींच लंबा रहे तो तुम आराम से पार्ट में देख सकते हो। अगर तुम खींच रहे हो तो पार्ट्स में देख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हम पार्ट्स में नहीं करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस हम लोग एप्लीकेशन पे करेंगे और वहीं पे मैं आपको ये जो थोड़ा बहुत गैसेस लॉज होते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब वहीं पे कर लेंगे। ठीक है। खैर, एटॉमिसिटी होता है, एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम्स जो मैं लिख रहा हूँ उस पर फोकस करो, नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। जैसे मैं बोलता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो इसमें एक कार्बन और दो ऑक्सीजन मिलके एक CO2 का मॉलिक्यूल बनाएंगे। एटॉमिसिटी परमाणुता 3। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है O2, कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एटम मिलके दो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, एटॉमिसिटी 2। हीलियम, हीलियम का फॉर्मूला क्या होता है He2, नहीं सिर्फ He होता है। हीलियम ले लो, नियॉन ले लो, कोई भी इनर्ट गैस ले लो, हेमा, नेहा, करीना, जीती रहना, किसी को ले लो, सब मोनो एटॉमिक होती हैं। कभी तुमने He2 He3 कुछ देखा नहीं, सब मोनो एटॉमिक होंगी, सब मोनो एटॉमिक होंगी। मोनो एटॉमिक मतलब एक है क्या, मोनो एटॉमिक का मतलब होता है कि एक एटम से मिलकर, एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम दैट फॉर्म अ मॉलिक्यूल, दीज आर द सब्सटेंसेज हुज मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ वन एटम, एक एटम से बने। हेमा, नेहा और करीना जीती रहना। एक नाम बताया था, जरा बताओ, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन की डिस्कवरी में किसने करी थी। डायटॉमिक में H2N2O2, ठीक है, F2Cl2Br2Ru2, ठीक है। ट्राइटॉमिक 3 से मिलकर बना है, ओजोन O3, CO2 एक, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, H2O 2 हाइड्रोजन 1 ये, HCN 3। सिंपल है, मैं बोल दूँ तुमसे कि बताओ कार्बन टेट्रा क्लोराइड की कितनी है, तो भाई एक कार्बन है, 4 क्लोरीन है, 5, खत्म, पेंटा एटॉमिक हो जाएगा। पॉली एटॉमिक क्या होता है, तो जब 3 के ऊपर हम टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ना करके पॉली बोल देते हैं। पॉली का मतलब होता है भैया 3 से ज़्यादा है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, तो पॉली एटॉमिक बोल देते हैं। वैसे हम 4 को टेट्रा भी बोल सकते हैं, 5 को पेंटा एटॉमिक, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टाई बोल सकते हैं। अगर हम स्पेसिफाई कर दें, अगर हम स्पेसिफिक हो जाएं कि भाई 7 हैं, तो वो पता चल जाएगा कि हाँ, अगर मैं हेप्टाटॉमिक बोल रहा हूँ तो मतलब कि है 7 एटम से मिलकर बना है एक मॉलिक्यूल। पॉली बोल रहा हूँ तो एग्जैक्टली आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। जैसे कि सल्फर है, तो सल्फर का एक क्राउन शेप में होगा, आपने 11th 12th में पढ़ा होगा कि क्राउन शेप का होता है ये। ठीक है, तो सल्फर की एटॉमिसिटी 8 होती है। फॉस्फोरस की जरा बताओ कितनी होती है। तो आप देख सकते हैं ऑर्गन, हीलियम, ये सब मोनोटॉमिक ऑक्सीजन। किसी को ना समझ में आओ तो बताओ, पर फॉस्फोरस की 4 होती है, 4 के बाद हम पॉली शब्द का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो आप बता पाएंगे ना। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ कि क्लोरोफॉर्म की एटॉमिसिटी बताओ, जल्दी से बताओ। आ गया PCS एग्ज़ाम दे के सर, अच्छा इश्क़ बनारस, कैसा रहा एग्ज़ाम। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है एटॉमिसिटी वाला, छोटा सा 2 मिनट का, इसलिए मैंने लास्ट में रख लिया। ठीक है, और ये मुस्कुराते हुए भैया जी हमारा प्रमोशन कर रहे हैं, किसका, परमार जी के बैच 3.0 का। चलो भाई, तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं जो डाउट आउट हैं आपके, ठीक है, चैट सेक्शन में। थैंक यू।
सिलेबस कब तक हो जाएगा सर गौरव? सिलेबस अभी देखो, केमिस्ट्री ख़त्म हो गई हमारी आज, ठीक है। तो पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, है ना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, और वो हिस्ट्री स्टार्ट होगी कल से, नहीं कल का ब्रेक ले लो, चीज़ें रिवाइज़ कर लो, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल है क्या कि कल मैं क्लास लेने में असमर्थ भी थोड़ा सा रहूँगा, क्योंकि कुछ अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना है, फिर क्लास लेने में मैं असमर्थ हो जाऊँगा शायद एक दिन तो तक तो मैं असमर्थ रहूँगा ही पूरी तरह से, है ना। और कल तो बिल्कुल ही असमर्थ रहूँगा, और शायद परसों तक समर्थ हो जाऊँगा, तो परसों आपकी हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो कल का आपका ब्रेक रहेगा, मंडे की आपकी छुट्टी रहेगी, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। गैस लॉज में बैच में जब इसके एमसीक्यूज़ करेंगे, ठीक है, एमसीक्यूज़ देख सकते हैं आप यहाँ पर लगे हुए होंगे। एमसीक्यूज़ तो अभी करवा नहीं रहा हूँ बिकॉज आप करने की भी हालत में होंगे नहीं, ठीक है। ये पूरे एसएससी के ये सब, ठीक है, पूरे इसके आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन चलो कर लो, ये वाला। 2 दिन ऑफ देंगे सर? 2 दिन का तो मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कल तो ऑफ रहेगा, और हमारी इसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट होगी। जैसे ही हिस्ट्री ख़त्म होगी तो हमारा एक बड़ा चंक ऑफ सिलेबस ख़त्म हो चुका होगा, बिकॉज 3 सब बड़े सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उसके बाद साइंस, ठीक है। तो साइंस का भी 2/3 पार्ट हो ही चुका अगर आप देखें तो, ठीक है। फिजिक्स होते ही सब खत्म है, बस स्टैटिक और एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स छोटे छोटे से टॉपिक बचेंगे, ठीक है। मेरा नाम ले लो, सौरभ दास। अच्छा, कॉमर्स के हैं तो टेंशन हो रही कि कैसे केमिस्ट्री हुई? कोई नहीं, हो जाएगी। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको आप करें, ठीक है, आराम आराम से करें। इसी वजह से मैं 3 दिन का भी ब्रेक था, कल फिर ब्रेक है, तो आप आराम से करिए, कोई हड़बड़ी भी नहीं इतना, है ना। हेलो एल्केन पढ़ाना है बेटा, पढ़ा दिया रजत। वही चीज़ मैं बता रहा था कि मतलब एक्चुअल में वही मैं बताना चाह रहा था कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप के तौर पे हेलोजन लगा होता है तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, मतलब समझ रहे हो आप, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरह से हम उसके लिए सफिक्स यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? निकल हो जाएगा। आप सभी तेजू बच्चे हैं, सभी ने सही बताया है, निकल हो जाएगा, यस, ठीक है। चलिए, तो बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे एप्लीकेशन पे। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, और वहीं पे हम लोग गैशियस लॉस भी कर लेंगे। एंड थैंक यू। सर यूपी पीसीएस पेपर मिल गया, अमेजिंग पेपर, अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन आए क्या आनंद? आनंद शेयर कर देना मुझे, है ना। नंबर तो तुम्हारे पास होगा आई थिंक, टेलीग्राम आईडी मेरी आनंद, है ना, तो सेंड कर देना। या तो वो जो अपना वाला ग्रुप है ना, समागम वाला, वो खोल दूंगा तो वहाँ पे सेंड कर देना, ठीक है। आनंद आनंदित हो गए, ज़रा उसको वहाँ शेयर कर देना। उस वाले में हो कि नहीं हो, समागम वाले में? क्यों, चेक कर लेता हूँ। आनंद श्रीवास्तव है, लेकिन तुम तो चौहान हो। चलो खैर, मिल ही जाएगा, कोई ना कोई व्हाट्सएप पे शेयर कर ही देगा, अगर किसी के पास हो तो शेयर कर देना। ऑलराइट, थैंक यू। नहीं हूँ सर जी। नहीं, क्यों नहीं हो आनंद, क्यों नहीं हो तुम? चलो भैया व्हाट्सएप पे कोई सेंड कर देना, ये नहीं होगा तो क्वेरी नंबर पे सेंड कर देना, ये जो क्वेरी नंबर है। अभी तो मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं क्लास लेने में तो असमर्थ ही रहूँगा, तो मैं अभी तो क्वेश्चन नहीं करा पाऊँगा पीसीएस वाले, आप खुद से कर सकते हैं। नंबर ये वाला मेरा नंबर नहीं है, ठीक है, ये क्वेरी नंबर है, ठीक है, थैंक यू। एटॉमिसिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म या CHCl3 होता है, तो एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, और 3 का क्लोरीन है, तो 3 1 4 1 5। ठीक है, थैंक यू।